Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 17th of May 2023. तो गाइज आज है तारीख 17 मई 2023 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है पपुआ न्यू गिनिया को, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2008 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, इंडियन डिफेंस के कॉन्टेक्स्ट में जो ध्रुव है वो क्या है। ऑप्शन ए, क्या ये एक एयरक्राफ्ट कैरिंग वॉरशिप है। ऑप्शन बी, क्या ये एक मिसाइल कैरिंग सबमरीन है। ऑप्शन सी, क्या ये एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है। या फिर ऑप्शन नंबर डी, क्या ये एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों, कल से ही बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं कि 17 मई यानी आज की तारीख से सरकार एक ऐसा बेहतरीन सिस्टम लागू करने वाली है जिसमें अगर आपका कोई मोबाइल फ़ोन खो जाता है या फिर चोरी हो जाता है देश में कहीं पर भी, तो आप अपने मोबाइल फ़ोन को आराम से ट्रैक कर सकते हो। अगर ब्लॉक करवाना चाहो तो ब्लॉक भी कर सकते हो। तो ये पूरा प्रोसेस क्या है, CEIR पोर्टल क्या है, कैसे काम करेगा, ये सब कुछ वो हम यहाँ पे डिटेल से डिस्कस करेंगे। एक रेलिवेंट आर्टिकल है और आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर भी इस आर्टिकल को कवर किया गया है। द हिंदू न्यूज़पेपर के साथ साथ यहाँ पे आप ढेरों आर्टिकल्स और भी देख पाओगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, जैसे लाइव मिनट का आर्टिकल है, लॉस्ट योर फोन, चेक स्टेप्स टू ब्लॉक एंड ट्रैक योर डिवाइस ऑन CEIR पोर्टल। ऐसे ही और आर्टिकल देखने को मिल जाएंगे। इंडियन गवर्नमेंट लॉन्चेस CEIR ट्रैकिंग सिस्टम फॉर लोस्ट और स्टोलन मोबाइल फोन्स। नाउ डिस्कस करते हैं कि आखिरकार ये कैसे काम करेगा। तो 17 मई ध्यान रखना, यानी आज से ये पूरा नया मोबाइल ट्रैकिंग सिस्टम सरकार लॉन्च करने वाली है। और इस इनिशिएटिव का मेन मकसद है आपके मोबाइल फ़ोन की सिक्योरिटी और सेफ्टी को बढ़ा देना, और ख़ासकर जो मोबाइल फ़ोन यूज़र्स हैं उनकी सिक्योरिटी के ऊपर काम करना। और अभी हम क्या करने वाले हैं, इस पूरे ट्रैकिंग सिस्टम को पैन इंडिया बेसिस पर लागू करेंगे। पैन इंडिया मतलब पूरे भारत में नेशनल लेवल पर लागू करेंगे। इसका मतलब क्या, अभी कहीं पर ये ऑलरेडी लागू था? हाँ बिल्कुल, देखो पायलट प्रोजेक्ट चल रहा था, इसकी टेस्टिंग चल रही थी दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटका और नॉर्थ ईस्ट रीजन में, जहाँ पे सक्सेसफुली इसको इम्प्लीमेंट किया गया और अच्छे से कई सारे मोबाइल को इसने ट्रैक किया, कई सारे मोबाइल को यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म से ब्लॉक किया गया। तो बेहतरीन तरीके से वहाँ पे इसने काम किया है। इस वजह से अब समय है इसको पूरे इंडिया के लेवल पर लागू करने का। सवाल यह है कि इसमें होगा क्या। तो एक नया वेब पोर्टल, एक वेबसाइट तैयार की गई है, CEIR यहाँ पर उस वेबसाइट का नाम है। अगर हम लोग CEIR की वेबसाइट पर जाते हैं तो इस प्रकार का यहाँ पर आपको वेबसाइट का जो लुक है वो देखने को मिलेगा। CEIR की फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपसे पूछी जा सकती है कि इस पर्टिकुलर वेब पोर्टल को किसने लॉन्च किया है, तो इसको यहाँ पर तैयार किया गया है C के थ्रू। C मतलब सेंटर फॉर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीमेटीज, ठीक है। तो ये सिस्टम जो है पूरी तरह से इंडिया के लेवल पर लागू करने के लिए तैयार हो चुका है। सवाल यह है कि सर ये सिस्टम वर्क कैसे करेगा। ये पूरा का पूरा सिस्टम तभी काम कर पाएगा जब आपके पास में आपके मोबाइल का IMEI नंबर हो। कौन सा नंबर हो? IMEI नंबर। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर होने वाला है। तो इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर सारा खेल किसका है? IMEI नंबर का। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिफायर। ये आपके मोबाइल के अंदर जब आपकी मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है ना, तभी यहाँ पर इस नंबर को तैयार किया जाता है। हर एक मोबाइल का एक स्पेशल, एक यूनिक नंबर होता है, ठीक है, ये वाला। और अगर आपको आपके मोबाइल का IMEI नंबर जानना है तो उसके लिए क्या करना है, सिंपल सा मैं आपको यहाँ पर एक जो नंबर है वो टाइप करके दे रहा हूँ।
*#06#, ये नंबर यहाँ पे आपने डायल पैड पर टाइप करना है। जैसे ही आप टाइप करोगे आपको कुछ पर किसी चीज़ पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप IMEI नंबर जो है स्क्रीन पर आ जाएगा। और दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पे रेकमेंड करूँगा कि अपना जो ये IMEI नंबर है ना, 1-2 नंबर आएंगे वैसे, उनको लिख लो। 15 डिजिट का वो नंबर होगा, कहीं पर लिख लो या फिर अपने मोबाइल फ़ोन में, घर के दूसरे मोबाइल फ़ोन में सेव कर लो कि हाँ मेरे ये इस वाले मोबाइल का IMEI नंबर है। ठीक है, जो घर में मोबाइल फ़ोन रहता है आपका, जिसके खोने के चांसेस नहीं है, इम्पॉसिबल है, तो उसमें आप सेव करके रख लो। इससे क्या होगा, इससे बहुत हेल्प होगी, क्योंकि अगर आपका मोबाइल फ़ोन खो जाता है तो क्या होगा, आपको ये IMEI नंबर पता होना चाहिए। इसी के थ्रू आप क्या कर पाओगे, इस पर्टिकुलर वेब पोर्टल पर रजिस्टर कर पाओगे। जैसे ही रजिस्टर करोगे आपका मोबाइल फ़ोन ट्रैक कर लिया जाएगा, और ब्लॉक करना चाहोगे तो आप यहाँ पर अपने मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक भी करवा सकते हो। तो इस नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होगा। इस वजह से एक रिकमेंडेशन है, आप अपने मोबाइल फ़ोन में, दूसरे मोबाइल फ़ोन में जो घर में रहता हो, उसमें आप जो मोबाइल फ़ोन घर से बाहर जाते हैं आपके सारे, आप उनका IMEI नंबर सेव करके रख लो। अब होगा क्या, जब आपके मोबाइल फ़ोन बनते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में, IMEI नंबर तैयार किया जाता है। जो भी मोबाइल फ़ोन इंडिया में बनेगा और बिकेगा, उसका IMEI नंबर सरकार के पास में ऑलरेडी रजिस्टर्ड होगा, सरकार के पास में उसकी लिस्ट तैयार होगी। और वो लिस्ट यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम अपने मोबाइल नेटवर्क को दे देंगे, यानी कि आप एयरटेल, जियो, जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो, उसको ये लिस्ट दे दी जाएगी। अब उसके पास में लिस्ट आ जाएगी तो वो चेक कर सकेगा कि भैया ये जो नंबर है ये IMEI नंबर है, यानी कि जो नंबर है बेसिकली इस नंबर से एक मोबाइल फ़ोन है इंडिया में जो काम कर रहा है। अगर वो लिस्ट वाला है नंबर तो सही है, तो यहाँ पर काम करेगा। अगर कोई फ्रॉड फ़ोन है जिसका IMEI नंबर मैच नहीं हो रहा है लिस्ट से, तो क्या होगा, वहाँ पे जो टेलीकॉम ऑपरेटर है वो उस मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक कर देगा। अब जो ये पूरा प्रोसेस है, ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये ऑलरेडी यहाँ पर कई सारे राज्यों में यूज़ कर चुके हैं हम लोग। मैंने जैसे बोला, इसको हमने एक पायलट प्रोजेक्ट जो है लॉन्च किया था, इसने सक्सेसफुल तरीके से काम किया। अभी हाल ही की बात है, कर्नाटका पुलिस ने लगभग कह सकते हो 2500, कितने 2500 ऐसे मोबाइल फ़ोन्स जो कि खो गए थे, उन मोबाइल फ़ोन्स को उन यूज़र्स तक हैंडल किया, उन यूज़र्स को मतलब दे दिया। ठीक है, अब ये कैसे हो पाया, केवल और केवल CEIR सिस्टम के माध्यम से। क्योंकि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि जो ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट ने ऑलरेडी 4,70,000 जो खोए हुए मोबाइल फ़ोन्स थे उनको ब्लॉक कर दिया है। जैसा यहाँ पर आप देख पाओगे, मैं वेबसाइट का स्क्रीनशॉट लेकर आया हूँ। तो मोबाइल फ़ोन कितने ब्लॉक कर दिए गए, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 4,81,888, ये एक स्पेसिफिक नंबर है। इतने मोबाइल फ़ोन ब्लॉक कर दिए गए हैं। और कितने मोबाइल फ़ोन ट्रैक कर लिए गए हैं जिनको पकड़ा जा चुका है, वो लगभग 2,43,944 मोबाइल फ़ोन्स अभी तक ट्रैक किए गए। तो ये नया सिस्टम काफ़ी अच्छा माना जा रहा है। और सबसे बेहतरीन चीज़ पता है क्या है, ये नया सिस्टम एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए है। क्योंकि आप सोच रहे होंगे, अगर आप कोई एप्पल यूज़र है जो आईफोन यूज़ कर रहा है, उनमें ऑलरेडी ये सिस्टम है, इसी वजह से वहाँ पर आपकी एप्पल आईडी बनवाई जाती है। वो एप्पल आईडी से आपका मोबाइल फ़ोन ट्रैक किया जा सकता है, आपका डिवाइस ट्रैक किया जा सकता है। लेकिन एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए ये चीज़ें नहीं थी, तो अभी यहाँ पर ये सिस्टम कहीं ना कहीं एंड्रॉयड यूज़र के लिए एक गेम चेंजर होने वाला है। इसके और क्या फ़ायदे होंगे, देखो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे जो चोर हैं ना, इस समय पर इतने ज़्यादा शातिर हो चुके हैं कि अगर आपका मोबाइल फ़ोन चुरा लिया जाए, मोबाइल फ़ोन चोरी होने के बाद में आपके मोबाइल फ़ोन का IMEI नंबर चेंज कर दिया जाता है। अब बदल देंगे तो ऑब्वियस ये बात है, यहाँ पे वो पकड़ा नहीं जाता इस चक्कर में। अभी तक ऐसा होता था, लेकिन अब क्या होगा, वो जो लिस्ट है वो यहाँ पर आपके पास में स्पेसिफिक नंबर तैयार है। आप क्या करोगे, सीधा पोर्टल पर रजिस्टर कर दोगे और वो पोर्टल पर से ही यहाँ पे आपका मोबाइल फ़ोन ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, अब मोबाइल फ़ोन ब्लॉक हो जाएगा तो चोर के लिए वो यहाँ पर किसी काम का है नहीं। जिसके भी हाथ लगेगा वो मोबाइल फ़ोन, वो किसी काम का है नहीं। तो वो यही सोचेगा, अगर उसका हाथ लगता भी है कि तो जैसे तैसे मैं रिटर्न ही कर दूँ। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर मामले में सारा खेल किसका है, IMEI नंबर का। इसका जो मैंने फुल फॉर्म है वो ऑलरेडी आपको बता दिया है। अब आगे आते हैं दोस्तों, ये काम करना कैसे, सिंपल है। यहाँ पे आप देख पाओगे ब्लॉक, स्टोलन, लॉस्ट मोबाइल, अनब्लॉक मोबाइल, इस प्रकार से आपको सारी डिटेलिंग्स मिलेंगी। आपको मोबाइल फ़ोन खो गया है तो आप सीधा नंबर को सीधा वहाँ पर रजिस्टर करोगे, अपने आप जो है वो केस संभाल लेगा वेबसाइट। ठीक है, एक बार पुलिस के साथ में कंप्लेंट लॉन्च कर दोगे या फिर जो डिटेल्स हैं आपकी IMEI नंबर वगैरह वो सब अपलोड कर दी जाएंगी CEIR पोर्टल के ऊपर में, इस वेबसाइट पर आपका फ़ोन ऑलरेडी ब्लॉक हो जाएगा। आपके फ़ोन से कोई इलीगल एक्टिविटीज़ होने की जो संभावना है वो काफ़ी कम हो जाएंगी। क्योंकि काफ़ी बार होता है ना, फ़ोन चोरी हो जाता है, उससे कई सारी गलत एक्टिविटीज़ कर दी जाती हैं, तो वो चीज़ें होने की भी संभावनाएं काफ़ी कम हो जाएंगी। और IMEI नंबर कैसे चेक किया जा सकता है वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, यहीं पर ना आर्टिकल में एक केस और है, वो है सेकेंड हैंड मोबाइल फ़ोन का। अगर कोई व्यक्ति सेकेंड हैंड मोबाइल फ़ोन खरीदता है, वैसे आज यहाँ पे ना
चल भी रहा है ये सारी चीज़ें, रिफर्बिश्ड मोबाइल, सेकेंड हैंड मोबाइल फ़ोन, इस प्रकार की चीज़ें ज़्यादा बिक रही हैं आज के समय में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे। तो किसी ने यहाँ पे अगर इस प्रकार का मोबाइल परचेज़ किया है तो क्या करना है, तो वो भी सिंपल सा जो मैंने आपको नंबर बताया था ना, *#06#, ये टाइप करोगे आपका IMEI नंबर आ जाएगा। और मान लो यहाँ पे आपने सेकेंड हैंड मोबाइल फ़ोन लिया था, वो चोरी का है, आपको नहीं पता है, तो जैसे आप ये नंबर डायल करोगे आपका जो नंबर है वो डिस्प्ले पर आ जाएगा। और अगर नंबर डिस्प्ले पर नहीं आता है, लिखा हुआ आता है ब्लैक लिस्टेड, तो समझ लेना वो फ़ोन चोरी का है, अगर IMEI की जगह ब्लैक लिस्टेड लिखा हुआ आता है तो। ठीक है दोस्तों, तो ये था पूरा का पूरा प्रोसेस। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो चुका है। आने वाले समय में इसकी चर्चा बहुत ज़्यादा होने वाली है, इस वजह से मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी, बिल्कुल अभी आज से लागू होगा, मैंने आज ही आपको यहाँ पर इसके बारे में डिटेलिंग्स प्रोवाइड करवा दी हैं। आगे आते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने एंडोसल्फान वाला एक केस था उसको केरला हाई कोर्ट को ट्रांसफ़र कर दिया है। ये एंडोसल्फान का केस क्या है जान लेना, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। मैं आपको बता दूं यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन पहले पूछ चुका है, क्योंकि हम इसी तरीके से यूपीएससी का नेचर जान सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो मामला क्या है मैं आपको समझाता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार के दिन केरला हाई कोर्ट को एक केस ट्रांसफ़र कर दिया, और वो केस कौन सा है, एंडोसल्फान केस। एंडोसल्फान जो ट्रेजेडी हुई थी केरला के अंदर में, उसकी वजह से ढेर सारे लोगों की जान गई थी। अब जब जिन लोगों की जान गई थी उनके जो परिवार वाले लोग हैं, उन परिवार वाले लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी 2017 में बोल दिया था कि केरला क्या करेगा, उनको कुछ कंपनसेशन देगा, लगभग 5 लाख रुपए कंपनसेशन दिया जाएगा। तो अभी बोला जा रहा है कि लगभग 3700 कितने 3700 के आसपास जो पीड़ित लोग हैं, जो विक्टिम्स हैं, उनके पास में 5 लाख रुपए का कंपनसेशन पहुंच चुका है। तो कंपनसेशन तो बिल्कुल पहुंच गया है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। लेकिन दूसरी चीज़ जो यहाँ पे बोली जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि केरला सरकार ने कहीं ना कहीं इन लोगों के प्रति जो मेडिकल केयर है ना, उसके ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मेडिकल केयर भी इनको प्रोवाइड करवाया जाए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि एंडोसल्फान के केस में जब इस एंडोसल्फान की चपेट में आए थे ना, तो काफ़ी सारे लोगों की वहीं पर ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी सफ़र कर रहे हैं, उनके बॉडी में अलग अलग प्रकार की बीमारियाँ हो चुकी हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि जिनको बीमारियां हो चुकी हैं उनका आगे ऐसा ही ट्रीटमेंट चलता रहेगा। तो उनको उनका जो ट्रीटमेंट वाला मैटर है, उनको इस वजह से पीछे नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि उनका ट्रीटमेंट होना है। तो कंपनसेशन आपने पे कर दिया, ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे उनको मेडिकल केयर का भी ध्यान रखोगे, ऐसी बात यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी बोल चुका है। क्लियर हो गया। और मैं आपको बताऊँ, अभी आपको बहुत से लोगों को क्लियर नहीं हुआ होगा, क्योंकि जिसको एंडोसल्फान के बारे में पता है वो इसी को ही समझ में आएगा। अब ये एंडोसल्फान केस था क्या, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझाता हूँ। दोस्तों पहले एक चीज़ जान लो कि ये एंडोसल्फान होता क्या है, पहले ये समझते हैं। एंडोसल्फान एक तरीके से बैंड पेस्टिसाइड है। पेस्टिसाइड क्या होता है, कीटनाशक, यानी कि कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए हम लोग अपने फसलों में पेस्टिसाइड का यूज़ करते हैं ना, तो एक कीटनाशक है, पेस्टिसाइड है। लेकिन ये बैंड है, कई सारी कंट्रीज़ ऑलरेडी बैन कर चुकी हैं, लेकिन इसका यूज़ केरला में एक समय पर बहुत ज़्यादा हुआ, जिसका असर डायरेक्टली लोगों के ऊपर देखने को मिला, एनवायरमेंट के ऊपर देखने को मिला। वो समय था लगभग 70s का। ठीक है, तो मिड 70s में आप देखो पाओगे, मिड 70s से लेकर आगे के समय तक केरला के हर एक गांव में एंडोसल्फान का छिड़काव किया जा रहा था। लगभग 4600 हेक्टेयर की ज़मीन पे इसका छिड़काव किया गया। वहाँ पे जो काजू होता है, कैश्यू नट होता है, उसकी प्लांटेशन की गई थी, है ना, उसकी जो फसल लगाई गई उसके ऊपर यहाँ पर यह एंडोसल्फान का छिड़काव किया गया। इसकी वजह से जितने भी लोग थे यहाँ पर आसपास के, वो कहीं ना कहीं बीमार होते हुए नजर आए। उनमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट्स देखने को मिले। क्यों? क्योंकि एंडोसल्फान कह सकते हो एक प्रकार का जहर ही है, जो कि क्या करेगा, बॉडी का आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, आपका जो खासकर दिमाग है, वही डायरेक्ट ब्लॉक कर देगा। और उसके साथ साथ और भी ढेर सारी बीमारियां बॉडी के अंदर पैदा करना स्टार्ट कर देगा। इवन बॉडी में डिफॉर्मिटीज़ होने लग जाएंगी, शेप जो है बॉडी का बेकार होने लगेगा। ये कुछ आपको एंडोसल्फान के केसेस देखने को मिलेंगे। यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जो कि एंडोसल्फान से सफ़र करे हुए हैं, जैसा आप देख पा रहे होंगे। और मैं आपको बता दूं 13 मई 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने भी टेम्पररी बेसिस पर एंडोसल्फान के प्रोडक्शन और साथ ही साथ में सेल और साथ ही साथ में स्टोरेज, इन सब चीज़ों के ऊपर बैन लगा दिया था कि एंडोसल्फान को ना ही प्रोड्यूस किया जाएगा, ना ही इसको बेचा जाएगा, ना ही कहीं पर स्टोर करके रखा जाएगा। इसके ऊपर एक टेम्पररी बैन लगाया गया। अच्छा, एंडोसल्फान का यूज़ कहाँ पे होता है, तो जैसे मैंने आपको बताया फसलों में यूज़ होता है, जैसे कॉटन हो गया, कैश्यू नट हो गया, फ्रूट्स, टी, पैडी, टोबैको, इन सब चीज़ों में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, ताकि जो वाइट फ्लाई हैं, बीटल्स हैं, वॉर्म है, जो कीड़े हैं, उनको मारा जा सके, उनसे अपनी फसलों को बचाया जा सके। और 29 अप्रैल 2011 की बात है, एक ग्लोबल कंसेंसस हुआ। दुनिया भर की कंट्रीज़ जो हैं, इन सब ने मिलकर यहाँ पर डिसाइड किया कि जो एंडोसल्फान इसको बैन किया जाए, और बैन कर दिया गया। अब एग्रीकल्चर में एंडोसल्फान का यूज़ नहीं होता है, और इसके बैन को लेकर एक एग्रीमेंट भी हुआ, स्टॉकहोम कन्वेंशन यहाँ पर किया गया। और साथ ही साथ में
सुप्रीम कोर्ट ने बाद में बैन लगा दिया था 13 मई 2011 में, वो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों जितनी भी चीज़ें मैंने आपको इस पिक्चर में दिखाई हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको लिखित में मिल जाएंगी, लेकिन एक दो बातें और हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। तो एंडोसल्फान क्या है? एक ऑर्गेनोक्लोरीन इंसेक्टिसाइड है, कीड़ों को मारने वाली दवा है। ठीक है, इसको सबसे पहली बार 1950s में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका जो नाम है, जिस नाम से इसका व्यापार किया जाता है वो है थियोडन। तो ध्यान रखना, थियोडन नाम से यहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा व्यापार होता है। एंडोसल्फान का यूज़ कौन कौन सी फसलों में होता है वो मैंने बता दिया। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है ह्यूमंस के ऊपर में, उनकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो ख़राब हो सकता है, कैंसर हो सकता है, बच्चा पैदा होते ही यहाँ पर उसमें काफ़ी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ब्रेन को डैमेज पहुँचाता है, नर्वस सिस्टम पूरी तरह से बेकार हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे इंपैक्ट एंडोसल्फान के पड़ते हैं। इसको ऊपर ऑलरेडी यहाँ पर बैन लगा दिया गया है इसके हार्मफुल इफेक्ट्स की वजह से, ये मैंने आपको बता दिया। एंडोसल्फान का यूज़ वगैरह सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं। ये केस क्या था ये मैंने आपको बता दिया। इनको कंपनसेशन देना था लोगों को, पहले तो केरला कंपनसेशन नहीं दे पा रहा था लोगों को, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जब केरला के ऊपर प्रेशर डाला तब इन्होंने यहाँ पर लोगों को कंपनसेशन दिया। जो पीड़ित लोग हैं, काफ़ी सारे लोग मर चुके थे लेकिन काफ़ी सारे लोग जीवित थे जो कि सफ़र कर रहे थे, उनको कंपनसेशन दिया गया। लेकिन अब उनके हेल्थ केयर के ऊपर भी ध्यान रखने के लिए बोला जा रहा है। अब यूपीएससी ने साल 2019 में इसी प्रकार का एक क्वेश्चन पूछ लिया था। मैं कहूँगा ऐसे टॉपिक के ऊपर एक बेस्ड क्वेश्चन था ये। 2019 में क्या हुआ था ना कि केरला की सरकार ने लगभग 17 पेस्टिसाइड, 17 कीटनाशक थे जिनको बैन कर दिया था, जिस वजह से यहाँ पर ये सवाल पूछा गया था। सवाल में क्या था? इन इंडिया, भारत में कार्बोफ्यूरन, मिथाइल पैराथियन, फोरेट और ट्राइजोफोस, इसका जो यूज़ होता है वो किस चीज़ में होता है, यानी कि जो ये केमिकल होते हैं इनको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। क्या एग्रीकल्चर में पेस्टिसाइड के तौर पर यूज़ करते हैं, जो हमारे प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं उसको बचाने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर जो हमारे फल होते हैं उसको पकाने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर कॉस्मेटिक्स के अंदर में मॉइस्चरिंग एजेंट्स का यहाँ पर यूज़ किया जाता है इन केमिकल का। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। बेसिकली ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी की सारी कीटनाशक हैं जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज़ की जाती हैं। तो आज के समय में कई सारे जो कीटनाशक है वो बैन कर दिए गए हैं, जैसे कार्बोफ्यूरन, मिथाइल डेमोटन, मिथाइल पैराथियन, उसके बाद में मोनोक्रोटोन्स, फोरेट, मिथाइमोल, और ये सारे नाम आपको दिख रहे होंगे। एंडोसल्फान भी है इसके अंदर जिसको बैन कर दिया गया है। समझ गए? तो ऐसे क्वेश्चन बनते रहते हैं। आगे आते हैं। ना दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट है हमारा 5K प्लस लाइक्स का, जिसको आप अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पे 12,000 से ज़्यादा लोग मेरे साथ में ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। ना अगले आर्टिकल पर आते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग में आपसे बोला कि पपुआ न्यू गिनिया को आज अच्छे से जाकर मैप में देख लेना है। रीज़न क्या है? तो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो विजिट करने वाले हैं। हमारे प्रधानमंत्री 19 मई से लेकर 24 मई तक जापान, पपुआ न्यू गिनिया और ऑस्ट्रेलिया को विजिट करेंगे अलग अलग मीटिंग्स के दौरान। खासकर सबसे पहले यहाँ पर ये जाएंगे जापान में खासकर हिरोशिमा वाले शहर के अंदर में, जहाँ पर G7 समिट होने वाला है उसको अटेंड करेंगे। G7 समिट में बोला जा रहा है डिस्कशन किया जाएगा पीस, स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी, इन सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पर डिस्कशन किया जाएगा। फिर जापान से ये सीधा जाएंगे पपुआ न्यू गिनिया, और पपुआ न्यू गिनिया से सीधा यहाँ पर ये जाएंगे ऑस्ट्रेलिया। 22 और 24 में यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया जाने वाले हैं। क्वाड समिट को लेकर यहाँ पर अटेंडेंस अपना देंगे, मतलब क्वाड समिट को ऑब्वियस सी बात है अटेंड करेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो तीनों देश अभी आने वाले समय पर न्यूज़ में आएंगे। अभी कुछ नहीं पढ़ना है, 19 मई से दौरा स्टार्ट होगा तो फिर काफ़ी सारे आर्टिकल्स पब्लिश होते रहेंगे, हमें सारी डिटेलिंग्स पता चलती रहेंगी। अब क्योंकि जापान, ऑस्ट्रेलिया, पपुआ न्यू गिनिया न्यूज़ में है तो फटाफट इनको देख लेते हैं ये आखिरकार मैप में कहाँ पर एग्जैक्टली लोकेटेड है। तो इनकी लोकेशन सिंपल सी आपको ये नज़र आएगी, एक साथ आपको यहाँ पर दिखाई देगी। सबसे ऊपर आपको ये जापान देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जापान से जस्ट नीचे आप यहाँ पर देख पाओगे ये है पपुआ न्यू गिनिया। ठीक है, पपुआ न्यू गिनिया से नीचे देखोगे तो आपको यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया देखने को मिल जाएगा। बेसिकली जो न्यू गिनिया वाला आइलैंड है ना, ये ऑस्ट्रेलिया में ही आता है, यहाँ पर आप देख पाओगे। क्लियर हो गया? तो अगर वर्ल्ड मैप में देखोगे तो जापान ये रहा, पपुआ न्यू गिनिया ये रहा, और ये रहा ऑस्ट्रेलिया। ये यहाँ पर इनका विजिट होने वाला है। नाउ नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज पर सारे के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। यहाँ से शुरुआत करेंगे, इसको आप GS पेपर नंबर 2 पॉलिटी से लिंक कर पाओगे। ठीक है, और यहाँ पे जो आप पिक्चर देख पा रहे हो एक व्यक्ति का, इनका नाम है मनोज सोनी। तो ये UPSC के चेयरमैन बन चुके हैं। UPSC के नए चेयरमैन हैं जिनका नाम है मनोज सोनी। आपसे डायरेक्टली सवाल पूछा जाएगा, वनडे एग्जामिनेशन में डायरेक्टली ऐसे सवाल बन जाते हैं। तो मनोज सोनी जी एक फॉर्मर वाइस चांसलर रह चुके हैं। पहले यहाँ पर गुजरात के 2 यूनिवर्सिटी के ये वाइस चांसलर थे, बट ट्यूसडे में यहाँ पर इनको UPSC के चेयरमैन बना दिया गया है। ठीक है, तो अब इनके पूरे करियर के बारे में बताया गया कि कहाँ कहाँ से उन्होंने पढ़ाई की, कहाँ कहाँ पर इन्होंने सर्व किया। वो चीज़ें एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस खाली नाम इंपॉर्टेंट है।
वो जो नाम इंपॉर्टेंट है वो केवल वनडे एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन जो बड़े एग्जामिनेशन है यूपीएससी, स्टेट पीएससी, वहाँ पर आपको यूपीएससी के बारे में एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि यूपीएससी क्या है, कैसे काम करता है, हमारे संविधान में यूपीएससी के बारे में कहाँ पर चर्चा की गई है, इवन यूपीएससी के जो चेयरमैन अपॉइंट किए जाते हैं तो उनको कौन अपॉइंट करता है, ये छोटी छोटी बातें हैं, पूछी जाती हैं। आओ मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें बताऊँगा। सबसे पहली चीज़, यूपीएससी क्या है? यह है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। अब देखो, जो पब्लिक सर्विस कमीशंस हमारी है ना, ये यूनियन यानी कि नेशनल लेवल पर भी हैं, प्लस यहाँ पर स्टेट वाली भी होती हैं, जिसको हम लोग स्टेट पीएससी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब हमारे संविधान में कहाँ पे चर्चा की गई है यूपीएससी, स्टेट पीएससी के बारे में? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल नंबर 312 में। तो इस आर्टिकल के तहत पार्लियामेंट के पास में यहाँ पर कह सकते हो कि ये प्रोविज़न है कि वो क्या कर सकते हैं, एक या एक से ज़्यादा ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो पार्लियामेंट ऑल इंडिया सर्विसेज को बना सकता है, जैसे ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज हो गई। अब जो ऑल इंडिया सर्विस होती है बेसिकली पूरे देश के लिए यहाँ पर एक ही पेपर होगा और उसी एग्जामिनेशन को यहाँ पर सभी एस्पिरेंट्स यहाँ पर देते हैं। अलग अलग स्टेट के हिसाब से नहीं होता है, ये कुछ भी ऑल इंडिया लेवल पर होगा, ध्यान रखना है इसके बारे में, जैसा हमारा यूनियन और स्टेट्स में होता है। ठीक है, अब जो भी रिक्रूटमेंट होता है इन सर्विसेज के अंदर में वो डायरेक्टली यूपीएससी करता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। समझ गए? लेकिन अगर यहाँ पर यही वाले रिक्रूटमेंट अगर स्टेट के लेवल पर किए जाएँ, जो हमारे पीसीएस ऑफिसर्स होते हैं उनका जो एग्ज़ाम वगैरह है वो कौन कंडक्ट करवाता है? वो हमारी स्टेट के लेवल कंडक्ट करवाती है, राज्य स्तर पर, यानी कि जो हमारा होता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, वो होता है एसपीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो स्टेट के एग्जामिनेशंस को, खासकर पीसीएस वाले एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करवाता है। और यूपीएससी आपका यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आईएएस आईपीएस वाले एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करवाता है। तो इंडिया में यूपीएससी एक सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है, हमारे देश के स्तर पर काम करती है, एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी है, इंडिपेंडेंट है, किसी का कोई दबाव नहीं है और अपने आराम से यहाँ पे संवैधानिक बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, मतलब संविधान में इसकी चर्चा की गई है। अब संविधान में चर्चा की गई है, कहाँ से कहाँ पे चर्चा की गई है ये बताओ। देखो, यूपीएससी के सारे कंपोजिशंस के बारे में कि यूपीएससी के मेंबर्स का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, कैसे इसको रिमूव कर सकते हैं, उनके पास में क्या पावर्स होती हैं, क्या फंक्शंस होते हैं, कौन चेयरमैन बनेगा, जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हमारे संविधान के पार्ट 14 के अंदर में आर्टिकल 315 से लेकर आर्टिकल 323 तक, आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक सारा डेटा दिया गया है यूपीएससी को लेकर और स्टेट पीएससी को लेकर, सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। ध्यान रखना, आर्टिकल 315 से लेकर आर्टिकल 323 तक। अब क्या क्या है, जैसे आर्टिकल 315 बात करता है पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 316 बात करता है अपॉइंटमेंट और उतना मतलब जो यूपीएससी और एसपीएससी के मेंबर्स होंगे उनका अपॉइंटमेंट कैसे होगा, उनका टर्म ऑफ ऑफिस कितने साल तक वो रहेंगे। ऐसी 317 बात करेगा रिमूवल एंड सस्पेंशन का, मेंबर्स को कैसे रिमूव कर सकते हैं, कैसे हटा सकते हैं, सस्पेंड कैसे कर सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद में रेगुलेशंस को हम लोग कैसे यहाँ पे कैसे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर चल सकते हैं। फिर उसके बाद में कि पब्लिक सर्विस कमीशन के जो खर्चे होते हैं या फिर कोई रिपोर्ट्स प्रस्तुत करनी है तो उसको लेकर ये सारे आर्टिकल हैं। इसको आप डिटेल से पढ़ोगे तो पता चलेगा, बट अभी यहाँ पर मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया है कि आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक यूपीएससी और स्टेट पीएससी के बारे में चर्चा करता है। यूपीएससी के कंपोजिशन क्या है इसको समझते हैं, मतलब यूपीएससी के अंदर में कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। तो मेंबर्स के अपॉइंटमेंट की जब बात करेंगे, जैसे अभी यहाँ पर जो ये हैं मनोज सोनी साहब, जिनको यूपीएससी का चेयरमैन बनाया गया है, तो यूपीएससी के चेयरमैन और बाकी सारे जो मेंबर्स होते हैं उनको कौन अपॉइंट करता है, तो उनको हमारे भारत के राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करते हैं। इनका कितना टर्म होता है, तो यूपीएससी का चाहे कोई भी मेंबर हो वो लगभग 6 साल तक सर्व करता है, 6 साल तक, या फिर कह सकते हो मैक्सिमम 65 साल की उम्र तक, जो भी पहले पूरा हो जाए। 65 साल की उम्र पहले हो जाती है तो टेन्योर खत्म हो जाएगा, या 6 साल इनका पूरा सर्व कर लेते हैं वो पहले हो जाता है तो टेन्योर खत्म हो जाएगा, जो भी पहले हो जाए। क्लियर हो गया। अब बात है रीअपॉइंटमेंट की, क्या कोई व्यक्ति वापस से रीअपॉइंट किया जा सकता है, उन्होंने एक बार टर्म खत्म कर लिया, तो ऐसा नहीं है, ध्यान रखना है। पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी मेंबर्स होते हैं वो इनएलिजिबल हैं फॉर द रीअपॉइंटमेंट, उनको वापस से रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता। एक बार टर्म खत्म हो गया फिर उसके बाद खत्म हो गया। रेजिग्नेशन की बात करेंगे तो बिल्कुल ये पावर है, यूपीएससी का जो भी मेंबर होता है वो अपने ऑफिस से रिज़ाइन कर सकता है, अपना एक रिटन रेजिग्नेशन, लिखित में रेजिग्नेशन इस्तीफा दे दो, प्रेसिडेंट को सबमिट कर दो, उसके हिसाब से यहाँ पर वो रिज़ाइन कर सकते हैं। ये तो बात हो गई रिज़ाइन की। अब रिज़ाइन इंसान अपनी मर्जी से करता है, क्या उनको हटाया जा सकता है उस पद से? हाँ बिल्कुल, उनको हटाया भी जा सकता है। यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं और बाकी सारे जो मेंबर्स होते हैं ये रिमूव किए जा सकते हैं ऑफिस से, ध्यान रखना। कौन रिमूव करेगा? रिमूव करने के लिए भी हमारे प्रेसिडेंट हैं, अपॉइंट भी प्रेसिडेंट करेंगे और रिमूव भी यहाँ पर इनको प्रेसिडेंट ही करेंगे। अब सवाल यहाँ पर यह है कि प्रेसिडेंट क्यों रिमूव करेंगे, कोई रीज़न? हाँ बिल्कुल, अगर कोई रीज़न होगा, ठोस रीज़न होगा तभी इनको रिमूव किया जाएगा। जैसे अगर वो चेयरमैन या कोई दूसरा मेंबर है वो इंसॉल्वेंट हो चुका है, दिवालिया घोषित हो चुका है,
या फिर दूसरा, वो जो व्यक्ति है वो तो यहाँ तो सर्विस दे ही रहा है, यहाँ तो काम कर ही रहा है, उसके अलावा बाहर भी कोई यहाँ पर पेड एम्प्लॉयमेंट ले चुका है, बाहर की भी यहाँ पर सर्विस कर रहा है, तब भी यहाँ पर उसको हटाया जा सकता है। या फिर वो जो प्रेसिडेंट है हमारे, प्रेसिडेंट ये देखेंगे कि वो व्यक्ति अब ना काम करने के लिए सक्षम नहीं है तो वो यूपीएससी का मेंबर, चेयरमैन, बट अब उसकी कैपेबिलिटीज़ कम हो चुकी हैं, है ना, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है उसको ऑफिस से हटाने का। तो ये सारे यहाँ पर रीजंस देखने को मिल जाते हैं। सवाल यह है कि यूपीएससी के खर्चे वगैरह कैसे चलते हैं। तो जो भी एक्सपेंसेस होते हैं यूपीएससी के अंदर में, जैसे इन मेंबर्स की सैलरीज देना हुआ, अलाउंसेस हो गए, इनको पेंशन देना हुआ, है ना, जो स्टाफ कमीशन है उनको यहाँ पर चार्जेस देना हुआ, वो सारा काम का वो खर्चा कहाँ से होता है, तो वो सारा कॉन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया CFI से निकाला जाता है, ध्यान रखना। अब यूपीएससी को बोला जाता है कि आप साल की एक रिपोर्ट को तैयार करोगे और रिपोर्ट के अंदर ये होगा कि कमीशन ने क्या क्या किया है, कैसे किया है, और वो जो रिपोर्ट है वो प्रेसिडेंट के पास में जाती है। अब प्रेसिडेंट यहाँ पर उस रिपोर्ट को देखेंगे, जहाँ पर एडवाइस देना होगा वहाँ पर एडवाइस देंगे, ये आपने ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद में यूपीएससी और स्टेट पीएससी के फंक्शंस के बारे में चर्चा की गई है। इनका मेन फंक्शन है एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाना, जैसे आपके स्टेट पीएससी है ना, पीसीएस के एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करवाते हैं, वैसे आपका यूपीएससी जो है आईएएस आईपीएस इन सब के एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करवाने का काम करता है। मेन फंक्शन आपको ये देखने को मिलेगा। सिंपल हो गया, क्लियर हो गया। तो आपके पॉलिटी के अंदर में ना यूपीएससी नाम का एक पूरा चैप्टर है, पूरा चैप्टर, उस चैप्टर के जो रेलिवेंट डेटा है मैंने आपको बता दिया है। और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को लेकर भी मैं आपको पढ़ा देता, लेकिन लेक्चर थोड़ा लंबा खिंच जाता है ना, इस चक्कर में जो मैंने काम की चीज़ें जो न्यूज़ में है वही मैंने आपको पढ़ाया है। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल में। यहाँ पर बात की जा रही है, जो हमारी केंद्र सरकार है उन्होंने यूएस की गवर्नमेंट की साइड से जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया है। एक रिपोर्ट आई है यूएस की साइड से रिलीजियस फ्रीडम को लेकर, और उन्होंने बोला है कि भारत के अंदर में जो रिलीजियस फ्रीडम है उसका वॉयलेशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, उसका हनन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, लोगों को यहाँ पर खुलकर रिलीजन अपना परफॉर्म नहीं करने दिया जा रहा है। इस प्रकार की जो रिपोर्ट है यूएस की साइड से आई है, बट केंद्र सरकार ने यहाँ पर वो रिपोर्ट रिजेक्ट कर दिया है, बोल दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बोल दिया कि जो ये रिपोर्ट है कहीं ना कहीं मोटिवेटेड रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट को अभी मंडे में रिलीज़ किया गया है। ये कह सकते हो कि अभी यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडन है, ये ना अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ में एक विजिट करने वाले हैं 22 जून को। उससे पहले यहाँ पर ये रिपोर्ट आई है, इससे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ सकता है, ऐसा बोला जा रहा है। और यहाँ पे जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के स्पोक्स पर्सन है अरिंदम बागची, जिनका पिक्चर ऊपर देखने को मिलेगा, इन्होंने बोला हमें पता है कि आपने रिपोर्ट में क्या प्रस्तुत किया होगा। हमने 2022 की रिपोर्ट भी देखी थी, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स की जो ये रिलीजियस फ्रीडम को लेकर रिपोर्ट आती है ना, हर साल आती है, तो 2022 की रिपोर्ट भी ऐसी आई थी। 2022 की रिपोर्ट में इंडिया को उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पर क्रिटिसाइज़ किया था कि इंडिया में क्रिश्चियन, मुस्लिम, दलित को लेकर इनके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा हिंसाएं हो रही हैं, बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा है। इंडिया एंटी कन्वर्जन लॉ लेकर आ चुका है, किसी को अगर अपना रिलीजन जो है बदलना है तो वो यहाँ पर नहीं बदल सकता है, उसके खिलाफ कानून है। इस प्रकार की चीज़ें उन्होंने यहाँ पर रिपोर्ट के अंदर प्रस्तुत किया और बताया कि इंडिया में जो फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, अपने रिलीजन को फ्रीली परफॉर्म करने का जो यहाँ पर हक है, जो राइट है, वो कहीं ना कहीं सही से लोगों को नहीं दिया जा रहा है। इस प्रकार की चीज़ें इन्होंने अपनी रिपोर्ट्स के अंदर प्रस्तुत की थी, बट इंडिया ने यहाँ पर उस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया है। क्लियर हो गया। तो ये रिपोर्ट आती है जिसके बारे में आपने ध्यान में रखना है। और मैं आपको बताऊं, अभी ये इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट 2023 वाली यूएस की जो आई है, इसको लेकर कुछ फैक्चुअल डेटा है जो प्रीलिम्स में डेफिनेटली पूछा जा सकता है, वो भी आपने पता होना चाहिए। क्या क्या पूछा जा सकता है इसको समझते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया सरकार ने रिजेक्ट कर दिया रिपोर्ट और बोला है कि ये बायस्ड रिपोर्ट है, मोटिवेटेड रिपोर्ट है। पहली बात, ये रिपोर्ट कौन तैयार करता है? USCIRF। ये बेसिकली एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, यूएस की सरकार की एक इंडिपेंडेंट बॉडी देखने को मिल जाती है ना। और ये कहीं ना कहीं यहाँ पर एक एडवाइजरी बॉडी भी है यूएस के कांग्रेस के लिए। इसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में देखने को मिल जाएगा। और इस पूरे बॉडी को यूएस की सरकार ने ही बनाया है, ध्यान रखना है। एक इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट 1998 के माध्यम से यहाँ पर इस पर्टिकुलर बॉडी को बनाया गया, जिसका मेन मकसद है कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ पर फ्रीडम ऑफ रिलीजन को लेकर वॉयलेशन हो रहा है, उस वॉयलेशन की जो आवाज़ है उसको उठाना, वहाँ की निंदा करना, वहाँ के उस देश की सरकार की निंदा करना, ये बेसिकली यहाँ पर इनका मेन पर्पज़ है। इंडिया ने कभी भी यहाँ पर इनकी रिपोर्ट को सीरियसली लिया नहीं है, स्टार्टिंग से ही ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो इंडिया के प्रति भी कह सकते हो यूएस ने अब की बार साल 2023 में भी कई सारे जो कंसर्न से, कई सारी जो चिंताएं हैं वो दिखाई हैं। इस रिपोर्ट ने स्पेसिफिकली हाईलाइट किया है कि भारत के अंदर कई सारे कानून, कई सारी नीतियाँ ऐसी देखने को मिल रही हैं जो कि कहीं ना कहीं रिलीजन के आधार पर भेदभाव पैदा कर रही हैं। उसके साथ साथ इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया कि कहीं ना कहीं इंडिया में कई सारे ऐसे कानून हैं, कन्वर्जन को लेकर कानून लेकर आ चुके हैं, कन्वर्जन नहीं हो रहा है। उसके बाद में इंटरफेथ रिलेशनशिप को लेकर यहाँ पे कानून है, हिजाब को लेकर कह सकते हो कंट्रोवर्सीज़ हुई हैं, काउ स्लॉटर को लेकर कंट्रोवर्सीज़ हुई हैं,
सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो गया, एनआरसी हो गया, जितने भी यहाँ पर ये कानून है, जितने भी यहाँ पर ये एक्ट हैं, कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज़ के ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं। जो भारत के अंदर अल्पसंख्यक कम्युनिटी है उनके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहे हैं, ऐसा यहाँ पर इनका कहना है। साथ ही साथ में इनकी रिपोर्ट ने अब की बार ये भी बोला है कि इंडिया के अंदर और भी कई सारे कानून हैं, जैसे कि अगर कोई सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो यूएपी एक्ट यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट हो गया। उसके बाद में जो हमारे एनजीओज़ हैं वो सही से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि एनजीओज़ के जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिए जा रहे हैं फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत। तो ये सारे काम हो रहे हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं रिलीजियस फ्रीडम लोगों को नहीं मिल रहा है, ऐसा इस रिपोर्ट ने बोला। और इसके साथ साथ इंडिया के साथ साथ कई सारे और देशों को यहाँ पर अलग अलग प्रकार के टैग जो है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट ने दे दिए हैं, जैसे कि बर्मा यानी कि म्यांमार, चाइना, क्यूबा, एरित्रिया, ईरान, निकारागुआ, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, रशिया, सऊदी अरेबिया, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये जो सारे देश हैं इनको सीपीसी का टैग दिया है। सीपीसी, अब ये सीपीसी क्या है? यह कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न। यहाँ पर भी कहीं ना कहीं चिंता की बात है। यहाँ पर जो रिलीजन को लेकर फ्रीडम है लोगों के पास में नहीं है, आप ऐसा कह सकते हो। तो सीपीसी का टैग यहाँ पर इन देशों को दिया गया है। उसके अलावा कुछ देशों को यहाँ पर कह सकते हो कि स्पेशल वॉच लिस्ट का टैग दिया गया है, जैसे अल्जीरिया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इनको स्पेशल वॉच लिस्ट का टैग दिया गया है कि यहाँ पे भी जो सरकार है वो कहीं ना कहीं जो फ्रीडम वायलेशंस हैं, खासकर रिलीजियस फ्रीडम है, उस रिलीजियस फ्रीडम को लेकर कहीं ना कहीं वॉलेशन कर रही हैं, उनका हनन कर रही हैं, उनको लेकर टॉलरेशन देखने को मिल रहा है सरकार के प्रति। इसी प्रकार से कुछ आतंकवादी जो ग्रुप हैं उनको भी यहाँ पर ऐड कर दिया गया है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे आप देख पाओगे इस्लामिक स्टेट इन वेस्ट अफ्रीकन प्रोविंस, उसके बाद में यहाँ पर जमात नसर अल इस्लाम वल मुस्लिमीन, ऐसे यहाँ पर आपको अलग अलग प्रकार के जो एंटिटीज़ हैं वो ये देखने को मिल जाएंगे। उनको यहाँ पर एंटिटीज़ ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न की कैटेगरी में डाला गया है। कहीं ना कहीं यहाँ पे इनको भी लेकर चिंताएं व्यक्त की गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये एंटिटीज़ हो गई। क्लियर हो गया? तो ये सारा का सारा डेटा आपको देखने को मिलेगा इस रिपोर्ट को लेकर। रिपोर्ट को कौन लेकर आता है, कैसे रिपोर्ट काम करती है, क्या क्या डिस्कशन करती है, ये ज़रूर ध्यान रखना, एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में बात ये है कि इंडिया जो है एक कदम और आगे बढ़ चुका है अपने लिए, अपने देश की खुद की बनाई हुई एक वैक्सीन के प्रति। एक ऐसी वैक्सीन जो कि डेंगू के खिलाफ काम करेगी। तो क्या इंडिया में अभी तक डेंगू के खिलाफ काम करने वाली कोई वैक्सीन नहीं है? नहीं, इंडिया ने अभी तक खुद की कोई वैक्सीन नहीं बनाई है। तो भारत को जल्द ही डेंगू से लड़ने वाली यहाँ पर जो वैक्सीन है वो खुद की बनाई हुई वैक्सीन मिलने वाली है। उसका जो ट्रायल है, काफ़ी सारे ट्रायल्स पूरे हो चुके हैं और अभी यहाँ पर फेज़ 3 का जो ट्रायल है वो चल रहा है, लास्ट ट्रायल चल रहा है और पॉसिबिलिटी है यहाँ पर इसको पूरी तरह से सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। प्लस यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो इंडियन मैन्युफैक्चरर्स है वो जल्द से जल्द यहाँ पर इसको डेवलप करेंगे और जो ट्रायल है वो अभी यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा अगस्त में फॉर द एडल्ट वैक्सीन। जो 18+ हैं उनके लिए भी यहाँ पर जो वैक्सीन है उसका जो ट्रायल है वो यहाँ पर अगस्त में स्टार्ट हो जाएगा। ICMR ने बोला है ये काम करना हमारे लिए ज़रूरी भी था। ज़रूरी इसलिए था क्योंकि जो डेंगू है ये एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से हर साल लाखों लोगों की जान जा रही है। दुनिया में 2 लाख से लेकर 2.5 लाख लोगों की हर साल जान जा रही है इस डेंगू की वजह से। और अगर हम लोग यहाँ पर ग्लोबल इंसिडेंसेस में अगर हम केसेस को देखते हैं तो जो दुनिया भर में इन्फेक्शन है वो 100 से लेकर 400 मिलियन हर साल लोग कहीं ना कहीं डेंगू से इन्फेक्ट होते हुए नजर आते हैं, जिसमें से कई सारे लोग की जान चली जाती है। इवन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है दुनिया में जो सबसे बढ़कर टॉप 10 जो सबसे बड़े खतरे हैं हमारे हेल्थ के लिए, उसमें से एक बहुत बड़ा खतरा डेंगू भी है। ऐसा यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी बोल चुका है। अभी तक कोई भी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है डेंगू को लेकर, यह आपने ध्यान में रखना है ना। तो इस वजह से हम लोग इस वैक्सीन को तैयार कर रहे हैं कि एक वैक्सीन इंडिया खुद से तो बनाएगा ताकि यहाँ पर हम इस प्रकार से कोई भी डेंगू का केसेस हो उसको हम लोग पूरी तरह से ख़त्म कर सकें, इरेडिकेट कर सकें। उसमें हमारी ये हेल्प करने वाली है वैक्सीन। क्लियर हो गया? सवाल यह है कि इस वैक्सीन को कौन बना रहा है? तो जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ साथ हमारा जो पैनिकिया बायोटेक है, ये दोनों मिलकर यहाँ पे इस वैक्सीन को तैयार कर रहे हैं। ये वैक्सीन किस चीज़ को लेकर है? डेंगू को लेकर है। तो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर डेंगू के बारे में डिस्कशन करेंगे, इंपॉर्टेंट है। और यूपीएससी पहले यहाँ पर इस प्रकार के सवाल पूछ चुका है, चाहे वो जीका वायरस हो, चाहे वो डेंगू का इन्फेक्शन हो। तो इसको जीएस पेपर नंबर 2 और 3 दोनों से आप लिंक कर पाओगे। डेंगू क्या है? डेंगू बेसिकली मच्छर से पैदा होने वाली एक बीमारी है। मच्छर के काटने से बीमारी फैलती है और वो मच्छर कौन सा है? वो है एडिस एजिप्टी, जिसके माध्यम से बीमारी फैलती है। वनडे एग्जामिनेशन में कई बार इस मच्छर का नाम पूछा गया है। ये जो डेंगू वाला मच्छर है ये वही मच्छर है जो कि चिकनगुनिया, येलो फीवर और जीका इन्फेक्शन को फैलाता है, वही यहाँ पर डेंगू को भी फैलाता है। अगर हम लोग डेंगू की बात करेंगे तो इसमें अलग अलग प्रकार के सीरोटाइप्स आपको देखने को मिल जाएंगे, वो चीज़ें इतनी खास नहीं है। बात ये करते हैं लक्षण की
कि अगर किसी को डेंगू हो जाता है तो क्या सिम्टम्स नज़र आते हैं। एकदम से बुखार तेज़ हो जाएगा, सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द होगा, आँखों में दर्द होगा, हड्डियों में दर्द होगा, जॉइंट में दर्द होगा, मांसपेशियों में दर्द होगा। उसके बाद में अगर हम डेंगू के डायग्नोसिस के बारे में बात करेंगे तो देखो, डेंगू का जो इन्फेक्शन है ना, ये पता चलता है एक इंसान के ब्लड को टेस्ट करवा कर। खून की टेस्टिंग करवाई जाती है। खून की टेस्टिंग करवाने के बाद में आपकी प्लेटलेट्स गिर रही हैं या कैसी हैं, है ना, उसके बेसिस पर पता लगाया जाता है कि हाँ, एक इंसान को डेंगू है या नहीं है। और जैसे ही पता चल जाएगा तो डेंगू के इन्फेक्शन को ठीक किया जाता है। अब स्टेटस देखोगे तो जैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ कि दुनिया भर में डेंगू के केसेस कई सारे निकल कर आते हैं। इंडिया में साल 2018 में 1 लाख केसेस थे, 2019 में फिर उसके बाद में कह सकते हो 1.5 लाख हो गए, और ऐसे यहाँ पर बढ़ते चले गए। तो कई सारे केसेस दुनिया भर में जितने केसेस निकल रहे हैं डेंगू के, आधे से ज़्यादा केसेस इंडिया से निकल कर जा रहे हैं। समझ गए। अब उसके बाद में यहाँ पर कि डेंगू को लेकर कोई वैक्सीन है। हाँ, एक वैक्सीन है जिसका नाम है CYD-TDV, या इसको हम डेंग वैक्सिया के नाम से भी जानते हैं। डेंग वैक्सिया नाम की जो वैक्सीन है ना, इसको US के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने साल 2019 में अप्रूवल दिया था। ये पहली वैक्सीन है जिसको US के साइड से अप्रूवल मिला था। तो इंडिया की खुद की वैक्सीन अभी तक यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो हम खुद की वैक्सीन बना रहे हैं जो कि डेंगू को मारने का काम करेगी। क्लियर हो गया। अब देखो, UPSC ने साल 2017 में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या है, साल 2017 का क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई पुराना नहीं है। यहाँ पे दिया गया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। जीका वायरस को लेकर पहला स्टेटमेंट है कि ट्रॉपिकल रीजन में जो जीका वायरस बीमारी है, ये वही उसी मच्छर से फैलती है जिस मच्छर से डेंगू फैलता है। क्या ये सही है? कहोगे हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था डेंगू, चिकनगुनिया, जीका वायरस, ये सब यहाँ पे एडिस एजिप्टी वाले मच्छर से फैलता है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट, जो सेक्सुअल ट्रांसमिशन होता है जीका वायरस का, वो पॉसिबल है। जीका वायरस बीमारी किसी के अंदर है, अगर वो यहाँ पर कह सकते हो कि उसका किसी दूसरे पर्टिकुलर पर्सन के साथ में सेक्सुअल कांटेक्ट होता है, तो उससे वो बीमारी जो है वो फैल सकती है। क्या ये चीज़ पॉसिबल है? तो ये चीज़ भी पॉसिबल है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 और 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो दोनों की दोनों चीज़ें यहाँ पर आपको जीका वायरस में पॉसिबल देखने को मिल जाती हैं। वो जब आप जीका वायरस के बारे में पढ़ोगे तब आपको ये पॉइंट्स भी पता चलेंगे, बट मेनली क्वेश्चन बन जाते हैं। कैसे बनते हैं समझ गए। आगे आते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल बात करता है कि जो NHRC है, दैट इज़ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, एक मानव के जो अधिकार होते हैं, ह्यूमन राइट्स होते हैं, उनकी सुरक्षा करने के लिए काम करती है यहाँ पर NHRC। तो NHRC ने अभी एक मुद्दे को उठाया है, चाइल्ड एब्यूज़ के मुद्दे को। चाइल्ड एब्यूज़ मतलब बाल उत्पीड़न। ठीक है, बाल उत्पीड़न कह सकते हो, बच्चे के साथ में यहाँ पर ये गलत एक्टिविटीज़ की हम लोग बात कर रहे हैं। तो जो चाइल्ड एब्यूज़ से रिलेटेड जो कंटेंट है वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बढ़ता जा रहा है। उस मामले को यहाँ पर NHRC ने उठाया है। NHRC ने इस मामले को उठाते हुए बोला है कि कहीं ना कहीं पिछले कुछ समय में 250 से लेकर 300% इस चाइल्ड सेक्सुअल कंटेंट का जो कह सकते हो सर्कुलेशन है वो हमारे सोशल मीडिया पर बढ़ चुका है। NHRC ने बोला है कि जो ये कंटेंट है ज़्यादातर फॉरेन ओरिजिन है ना। जो इंडियन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ हैं वो अभी तक यहाँ पर इंडिया के थ्रू कोई ऐसा चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ मटेरियल बनाया हुआ सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, ऐसा नहीं पाया गया है। ज़्यादातर जो सर्कुलेट हो रहा है कंटेंट वो फॉरेन ओरिजिन कंटेंट है, बाहर का बनाया हुआ है, ऐसा यहाँ पर पता चलता है। लेकिन बिल्कुल ये ज़रूर है कि जो ये मटीरियल है इससे कहीं ना कहीं जो ह्यूमन राइट्स हैं उसका वायलेशन हो रहा है ना। जो लोगों के पास में अधिकार है, राइट टू लिबर्टी है, राइट टू डिग्निटी है, इन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं वायलेशन होता हुआ नज़र आ रहा है। तो सोशल मीडिया पर ये चीज़ें कहीं ना कहीं रुकनी चाहिए। और कहीं ना कहीं क्योंकि ये जो हरकतें हो रही हैं इसकी वजह से एक बच्चे के हेल्थ के ऊपर भी, उसके माइंड के ऊपर भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। एक बच्चे को डायरेक्टली साइकोलॉजिकल डैमेज होता है, उसकी ग्रोथ, उसकी डेवलपमेंट के ऊपर कह सकते हो एक ऐसा भारी भरकम जो रुकावट है वो हो जाती है, जिसके चक्कर में बच्चा आगे ग्रो नहीं कर पाता, इन सब चाइल्ड सेक्सुअल कंटेंट की वजह से, चाइल्ड एब्यूज़ रिलेटेड कंटेंट की वजह से। इवन यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर हम लोग मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग बात करें तो NHRC ने बोला है कि लगभग 4,50,207 यानी 4,50,207 जो केसेस हैं रिलेटेड टू चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ मटेरियल, ये केसेस साल 2023 के अंदर देखे गए हैं। इमेजिन करो, 4,50,000, 4.5 लाख के आसपास इस प्रकार के केसेस साल 2023 में रिपोर्ट करे गए। इनमें से दिल्ली पुलिस ने लगभग केवल 3 या 3,500 हज़ार के आसपास जो केसेस हैं उनके प्रति यहाँ पर एक्शन लिया है, और अभी भी 4,47,000 के आसपास ऐसे केसेस हैं जिसके ऊपर स्टडी चल रही है, अभी इसके बारे में और पता लगाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो ये चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ है, बाल उत्पीड़न है, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी सोशल प्रॉब्लम आपको ये देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो एक कितनी बड़ी प्रॉब्लम है इसको लेकर हमारे पास में एक स्पेसिफिक डेटा और है। इस डेटा का जो मैं अब आपको दूंगा ये आप डायरेक्टली मेंस में यूज़ कर सकते हो।
मेंस के लिए आपके पास में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे कैसे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी बनते रहते हैं। फिर मैं आपको थोड़ा सा प्रीलिम्स के लिए बताऊंगा एनएचआरसी के बारे में, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले हम चाइल्ड अब्यूज़ को लेकर कुछ और डेटा इकट्ठा करते हैं। चाइल्ड अब्यूज़ क्या है ये पहले आप समझ गए। डायरेक्टली यहाँ पर एक इंजरी या सेक्शुअल अब्यूज़ या किसी बच्चे का सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन करना, उसी को हम लोग यहाँ पर चाइल्ड अब्यूज़ बोलते हैं। उसके बाद चाइल्ड अब्यूज़ हर जगह पर आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग प्रकार का चाइल्ड अब्यूज़ है इंडिया के अंदर में, चाहे वो शहर हो, चाहे वो गांव हो, चाहे वो कोई अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे कोई सड़क हो, चाहे स्कूल हो, यहाँ पे अलग अलग प्रकार से चाइल्ड अब्यूज़ किया जा सकता है। संविधान के अंदर क्या क्या प्रोविजंस है जो कि यहाँ पर बच्चे को एक प्रोटेक्शन देने का काम करता है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर में बहुत सारे आपको प्रोविजंस देखने को मिलेंगे जो कि बच्चे के कल्याण के लिए, उनके सुरक्षा के लिए बात करता है। जैसे कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 क्लॉज 3, आर्टिकल 19 क्लॉज 1, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 क्लॉज ए, आर्टिकल 23, 24, 39E, 39F, ये सारे के सारे जो आर्टिकल्स आपको दिख रहे हैं इसमें से ज़्यादातर जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो नज़र आएंगे, जो कि एक बच्चे के और बच्चे के साथ साथ बाकी सारे जो नागरिक हैं उनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन को लेकर वर्क करता है। अब इंडिया में चाइल्ड अब्यूज़ की स्थिति क्या है इसको मैं समझाता हूँ। इंडिया में जो चाइल्ड अब्यूज़ है ये भी यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने को मिलता रहता है। घरों के अंदर फैमिली मेम्बर्स के थ्रू देखने को मिलता है। 80 to 85% केसेस चाइल्ड रेप के निकल कर आते हैं हमारे देश में, और जो ऑफेंडर होता है, जो अपराधी होता है, वो कहीं ना कहीं जानने वाला ही व्यक्ति होता है। ये चीज़ें निकल कर आई हैं और बिल्कुल एक शर्मनाक चीज़ है बिल्कुल, क्योंकि वो जो व्यक्ति है हो सकता है कोई नेबर हो, लोकल कम्युनिटी का व्यक्ति हो, या फिर कोई फैमिली मेम्बर हो, या फिर यहाँ पर कोई रिलेटिव हो, कोई भी यहाँ पर हो सकता है। लेकिन 80 to 85% केसेस में जो चाइल्ड रेप के केसेस हैं उसमें कहीं ना कहीं ये आसपास के लोग ही निकल कर आए हैं जो कि अपराधी घोषित हुए हैं। और मैं आपको बता दूं, एक बच्चे के साथ में कोई सेक्सुअल ऑफेंस होना सबसे ज़्यादा बुरी हरकत, सबसे ज़्यादा बुरी घटना यहाँ पर उस बच्चे के साथ में होना, उसकी वजह से यहाँ पर उस बच्चे के ऊपर कितना ज़्यादा बुरा असर पड़ता है, उस बच्चे की हेल्थ के ऊपर में, उसकी सेफ्टी के ऊपर में, फिजिकल हेल्थ, डायरेक्टली यहाँ पर वो बच्चा ट्रॉमा में जा सकता है, उसके ब्रेन के ऊपर यहाँ पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, मेंटल हेल्थ ट्रॉमा में यहाँ पर जा सकता है। क्लियर हो गया? ये बात समझ में आ गई। तो ये तो मैंने आपको चाइल्ड अब्यूज़ को लेकर कुछ बताया। अब दूसरा यहाँ पर एनएचआरसी को लेकर डिस्कशन किया गया है, क्योंकि ये सारा जो मुद्दा है ये एनएचआरसी ने उठाया, दैट इज़ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो इसके बारे में भी पढ़ना ज़रूरी है। प्रीलिम्स में डेफिनेटली यहाँ से सवाल बन सकता है, क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर स्टैच्यूटरी बॉडीज़ का नाम का एक टॉपिक लिखा हुआ है। अब एनएचआरसी जो है एक बेसिकली इंडिपेंडेंट स्टैच्यूटरी बॉडी है, इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसको 12 अक्टूबर 1993 में बनाया गया था ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के अकॉर्डिंग। अब इस कानून के माध्यम से बनाया, इसी वजह से इसको हम लोग एक स्टैच्यूटरी बॉडी बोलते हैं, ठीक है। एनएचआरसी ने अभी रिसेंटली अपनी सिल्वर जुबली, यानी 25 साल हो गए थे इसको 2018 में, तो सिल्वर जुबली को भी सेलिब्रेट किया था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। इसका मेन काम है मानव के जो राइट्स हैं, अधिकार हैं, ह्यूमन राइट्स हैं, उनको यहाँ पर प्रोटेक्शन देना। ह्यूमन राइट्स कौन कौन से? राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, इक्वालिटी, डिग्निटी, है ना, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, किसी की स्लेवरी से यहाँ पर बाहर निकलना, फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेशन, राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, ऐसे कई सारे हक हैं। ये सारे ह्यूमन राइट्स हैं, इनकी सुरक्षा करना, लोगों के अधिकारों को देना, ये काम है यहाँ पे एनएचआरसी का, ठीक है। और यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होता है जब भी राइट्स की बात आती है, ना कोई रेस, सेक्स, नेशनलिटी, एथनिसिटी, लैंग्वेज, रिलीजन, किसी भी चीज़ पर कोई भेदभाव नहीं है। सब लोग यहाँ पर एनएचआरसी के अंडर में इक्वल माने जाते हैं। समझ गए? अब एनएचआरसी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, यानी कि इसके अंदर कौन कौन लोग होते हैं, ये ज़रूर ध्यान रखना। एनएचआरसी एक मल्टी मेंबर बॉडी है, ढेर सारे लोग यहाँ पर इसका हिस्सा हैं। इसमें एक चेयरमैन भी होते हैं, 7 और दूसरे मेंबर्स भी होते हैं। इन 7 मेंबर में से 3 जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। जो चेयरपर्सन होता है एनएचआरसी का वो एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकता है, या फिर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जज भी हो सकता है। इन सभी लोगों को यहाँ पर, यानी एनएचआरसी के मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के थ्रू, और वो प्रेसिडेंट को यहाँ पे क्या होता है, 6 मेंबर की एक कमेटी रिकमेंड करती है, ठीक है। यानी कि एनएचआरसी के जितने भी मेंबर्स अपॉइंट होते हैं उनके लिए पहले 6 मेंबर की कमेटी बनेगी। वो कमेटी डायरेक्टली हमारे प्रेसिडेंट को बोलेगी कि भैया इनको अपॉइंट कर दो, तो प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के बेसिस पर ये सभी लोग अपॉइंट किए जाते हैं। तो जो 6 मेंबर की कमेटी होती है उसमें कौन कौन से 6 मेंबर होते हैं? हमारे पहले होते हैं प्रधानमंत्री, हेड होते हैं, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, उसके बाद में राज्यसभा के चेयरमैन हो गए, फिर उसके बाद में यहाँ पर कह सकते हो जो हमारे राज्यसभा और लोकसभा है इनकी जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनके लीडर्स हो गए, हमारे होम मिनिस्टर हो गए, तो ये सारे लोग होते हैं। तो ये 6 लोगों की कमेटी होती है जो कि यहाँ पर मेन रोल प्ले करती है एनएचआरसी के मेंबर्स को अपॉइंट करने में। अब एनएचआरसी के जब मेंबर्स अपॉइंट हो जाते हैं तो उनका टेन्योर कितना होता है? 3 साल का टेन्योर होता है, और लगभग कह सकते हो कि जब तक उनकी उम्र 70
70 साल तक नहीं हो जाती तब तक वो सर्व कर सकते हैं। दोनों में से जो भी पहले पूरा हो जाए, है ना, पहले अगर 70 के हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं टेन्योर खत्म हो जाएगा, या पहले 3 साल कंप्लीट कर लेते हैं तो जो भी पहले आ जाए, सिंपल बात है, जैसा हम हर एक केस में डिस्कस करते हैं। और प्रेसिडेंट के पास में पावर है कि वो यहाँ पर इस NHRC के मेंबर्स को रिमूव भी कर सकते हैं, या आपने ध्यान में रखना है। आगे आते हैं, नव आते हैं एडिटोरियल डिस्कशन पे। तो आपको हो गया, अभी एडिटोरियल पर तो आए नहीं है, हाँ अभी एडिटोरियल पर थोड़ी देर में आएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। आर्टिकल इंपॉर्टेंट है और आज का जो मेंस का क्वेश्चन होगा आपका वो इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड होगा, इस वजह से मैंने बोला एडिटोरियल डिस्कशन। ठीक है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर एडिटोरियल डिस्कशन जो वर्ड है इसी को सुनकर जो है अपने मेंस को क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं, तो इस वजह से मैंने ये पहले बोल दिया है। आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस थोड़ा सा लेंथी हो गया है, कोई बात नहीं, क्योंकि आज आर्टिकल ज़्यादा थे। और मैं एक बात यहाँ पर और रिपीट कर दूँ, आर्टिकल ज़्यादा थे, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ पिछले 3 दिनों से कोई आर्टिकल पब्लिश ही नहीं हो रहा था, बहुत कम आर्टिकल्स आ रहे थे। तो मैंने वही चीज़ आप लोगों से बोली, जब आर्टिकल आएगा न्यूज़पेपर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी तो मैं सारी चीज़ें कवर करूँगा। अब जब आर्टिकल काम के है ही नहीं तो उनको कवर करने का कोई फ़ायदा नहीं है। काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे अब आर्टिकल कम कर रहे हो आप, मतलब आर्टिकल कम कवर कर रहे हो पिछले 3-4 दिनों से। तो कर्नाटका इलेक्शंस की वजह से वही आर्टिकल चलते रहे 2, 4, 5 ही आर्टिकल इंपॉर्टेंट थे, बट आज जो है ज़्यादा है, तो इस चक्कर में आज का सेशन भी थोड़ा सा लंबा हो रहा है। समझ जाओ इस बात को, ठीक है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर फिर मतलब कमेंट ही कर देते हैं, बस खाली थोड़ा सा यहाँ पर सोचा समझा करो, क्योंकि आप UPSC एस्पिरेंट हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल में बात की है टेलीकॉम बिल के बारे में। तो टेलीकॉम बिल को पूरी तरह से तैयार कर दिया जाएगा जुलाई तक, ऐसा यहाँ पर जो हमारे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव जी, इन्होंने यहाँ पर बोला है। ये कम्युनिकेशन मिनिस्टर है आज के समय में, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैंने अभी आपको मोबाइल फ़ोन वाला आर्टिकल पढ़ाया था ना स्टार्टिंग में, बिल्कुल फ्रंट में जो थंबनेल लगाया आज, वो थंबनेल इसी आर्टिकल के ऊपर बेस्ड लगा, जैसे आप देख पाओगे। जो हमारा CEIR है, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिफाई रजिस्टर्ड, ये तैयार हो चुका है ऐसा सिस्टम, जो कि आपके मोबाइल फ़ोन अगर खो चुके हैं तो उसको ट्रैक करने में मदद करेगा। लेकिन टेलीकॉम बिल भी जो है जुलाई तक तैयार हो जाएगा, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो इसी के बेसिस पर पहले हम डिस्कस करेंगे अपने टेलीकॉम सेक्टर के बारे में। तो मैं इंडिया का टेलीकॉम सेक्टर के बारे में आपको पढ़ाऊँगा, टेलीकॉम सेक्टर में क्या क्या चैलेंजेस हैं वो आपको पढ़ाऊँगा, है ना। और उसी के बेसिस पर आज का आपका क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। टेलीकॉम सेक्टर की बात कर रहे हैं, मतलब हम लोग दूर संचार क्षेत्र की बात कर रहे हैं, जो आपका एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, जियो, ये सारी चीज़ें, ये सारी की सारी हमारी टेलीकॉम सेक्टर्स हैं, ध्यान रखना। अब हुआ यह है कि पिछले 20 सालों के अंदर में इंडिया में जो टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री है, ये इसका गोल्डन पीरियड चला है, यानी बहुत तेज़ी से ये इंडस्ट्री ग्रो हुई है। इस इंडस्ट्री की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिली है, मतलब एक हाई ग्रोथ देखने को मिली है। चाहे आप टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर लो, चाहे आप इस सेक्टर से रिलेटेड पॉलिसी के बारे में बात करो, हर जगह पर ग्रोथ देखने को मिली है। करेंटली बात करें, यानी आज के समय में इंडिया जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है, ये दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन मार्केट है भारत का, जिसमें 1.16 बिलियन सब्सक्राइबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं पिछले 10 सालों में एक काफ़ी ज़्यादा मजबूत ग्रोथ देखने को मिलेगी इंडिया के इस टेलीकॉम सेक्टर में। नाउ अब यहाँ पर देखो एक पॉइंट ये भी है कि इंडिया का जो ये टेलीकॉम सेक्टर की ग्रोथ है, इसके पीछे के मेन फैक्टर्स क्या हैं, कैसे यहाँ पर इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो पाई है। नंबर 1 पॉइंट, रोबस्ट डिमांड। इंडिया में डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया में मैंने जैसे बोला कि दिसंबर 2021 तक अगर हम लोग बात करें तो 178.41 मिलियन सब्सक्राइबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि टेलीकॉम सेक्टर का जो सर्विसेज हैं वो ले रहे हैं। ऑल्सो इंडिया जो है एक सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है डेटा का पूरे दुनिया भर में। हम डेटा को बहुत कंज्यूम करते हैं। इवन जो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना, जो कि टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को रेगुलेट करने का काम करती है, इस बॉडी के अकॉर्डिंग बात करें तो बोला जा रहा है कि भारत में साल 2020 में हर महीने जो सब्सक्राइबर है उन्होंने लगभग 11 GB तक डेटा जो है वो यूज़ किया है। तो इंडिया के अंदर डेटा का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। दूसरा बोला जा रहा है कि इंडिया के अंदर में यहाँ पे कहीं ना कहीं हम और भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले समय में अवसर देख रहे हैं काफ़ी सारे टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को ग्रो करने के लिए। 2025 तक इंडिया के अंदर में लगभग 22 मिलियन स्किल्ड वर्कर्स की आवश्यकता हो सकती है हमारे 5G टेक्नोलॉजीज़ में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी। काफ़ी सारी नौकरियाँ जनरेट होती हुई नजर आएंगी। उसके बाद में पॉलिसी सपोर्ट, सरकार का सपोर्ट भी मिला है। हमारी केंद्र सरकार ने अभी क्या किया, 12,195 करोड़ रुपए का प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को यहाँ पर अप्रूव कर दिया। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का मकसद है कि सरकार यहाँ पे पैसा दे रही है, इंडस्ट्री को बोल रही है आप यहाँ पर प्रोडक्शन करो, उत्पादन करो, मैन्युफैक्चरिंग करो, उसके बदले में आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स के लिए यहाँ पे क्या किया गया, इस प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को लेकर आया गया। उसके बाद में इंडिया अभी 6G टेक्नोलॉजी की तरफ भी बढ़ चुका है। आपको पता है जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है, उन्होंने यहाँ पर एक पूरा का पूरा 6G करके जो जनरेशन ग्रुप है, एक नया ग्रुप, इनोवेशन ग्रुप, वो यहाँ पर तैयार कर लिया
लिया है। उसके बाद में इंडिया में टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में पिछले कुछ समय पर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा है। बजट 2022-23 में आप देखोगे तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के लिए जो बजट अलग से दिया गया था वो 84,587 करोड़ रुपीज़ का जो बजट है वो डिसाइड किया गया था। इवन उसके बाद में इन्वेस्टमेंट जो बाहर से आने वाला इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो भी बढ़ चुका है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे टेलीकॉम सेक्टर के अंदर में लगभग 39.02 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुका है। ये इन्वेस्टमेंट बेसिकली अप्रैल 2000 से लेकर सितंबर 2022 तक का है। तो ये हमारा लेटेस्ट डेटा है। तो मतलब टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर क्यों ग्रो कर रहा है, उसके पीछे के फैक्टर्स क्या हैं, ये तो हमने डिस्कस करे। अब सरकार के कुछ और इनिशिएटिव भी हैं। सरकार ने कुछ कदम उठाया है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को आगे ग्रो करने के लिए। वो कदम कौन कौन से हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस चलाया गया, भारत नेट प्रोजेक्ट चलाया गया, वन नेशन फुल मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी को चलाया गया, ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022 तैयार हो रहा है, अभी उसी बिल की बात की जा रही है, जुलाई तक आ जाएगा तैयार होके, है ना। तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे इस प्रकार से काफ़ी सारे इनिशिएटिव गवर्नमेंट की साइड से चलाए गए हैं। अब सवाल यह है कि ये तो हमने अच्छी बातें कर ली हैं, लेकिन अभी भी हमारा जो टेलीकॉम सेक्टर है वो बहुत सारी चुनौतियाँ, बहुत सारे चैलेंजेस को फेस कर रहा है। जैसे सबसे पहला चैलेंज है कि कहीं पर भी टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर से रिलेटेड कोई काम करना है तो उसका जो प्रोसीजर है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेना है, रेलवे, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, है ना। तो इन सब चीज़ से यहाँ पे आपको एक अप्रूवल लेना पड़ता है, तभी जाके आपने टावर वगैरह लगा पाते हो, तभी आप फाइबर की प्लानिंग कर पाते हो, है ना। क्योंकि कहीं पर टावर लगाना ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर में हम दूरसंचार विभाग की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे टावर की यूज़ करना है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर टावर लगाना है तो उसके लिए काफ़ी सारे जो अप्रूवल्स वगैरह वो चाहिए होते हैं। तो कभी कभी इस प्रोसेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिले यानी देरी भी हो जाती है। उसके अलावा हम लोग दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज देख रहे हैं वो है OTT और टेलीकॉम कॉन्फ्लिक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पर ध्यान से सुनना। ये मैटर थोड़ा सा लंबा भी और ये चलेगा भी आगे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, क्योंकि अभी ये बिल के अंदर इसी मेन पॉइंट के ऊपर फोकस किया जाएगा। होता क्या है कि आज ना हम लोग क्या करते हैं, एयरटेल से रिचार्ज करवाते हैं। आप एयरटेल का यूज़ कर रहे हो, वोडाफोन, आइडिया, जियो, जो भी यूज़ कर रहे हो, ठीक है। एयरटेल, जियो वैसे यहाँ पे सबसे पॉपुलर हैं। आप यही सिम यूज़ कर रहे हो। सिम यूज़ करने के बाद में आपने क्या किया, उसी का रिचार्ज करवा रहे हो। आप उसका रिचार्ज करवा रहे हो यानी कि आपको इंटरनेट मिल रहा है, ठीक है। लेकिन आप केवल आज के समय में क्या हो रहा है, हम 1 GB वाला रिचार्ज करवा रहे हैं, 1, 1.5, 2 GB वाला, और वो इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, या फिर घर में डायरेक्टली वाईफाई लगवा रहे हैं, इंटरनेट का यूज़ हो रहा है। लेकिन अगर कहीं पर कॉल करनी हो, दूर पर कॉल करनी हो, तो सीधा वाईफाई उठाया, व्हाट्सएप ओपन किया, व्हाट्सएप ओपन करके हमने कॉल कर लिया, इंटरनेट से ही हमने व्हाट्सएप से कॉल कर लिया, इंटरनेट से ही हम लोगों ने क्या किया, व्हाट्सएप से वीडियो कॉल कर लिया, व्हाट्सएप का यूज़ हो गया। तो एक समय था वैसे हम एयरटेल में मैसेजेस जो करते थे, SMS हो गया, वॉइस कॉल हो गया, है ना, इनका यूज़ ज़्यादा करते थे। लेकिन अब वॉइस कॉल, SMS कोई पूछता भी नहीं है, सीधा व्हाट्सएप पे कॉल कर रहा है इंसान, सीधा व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल कर रहा है, कहीं पर भी देश में कनेक्ट हो पा रहा है, टेलीग्राम पर कॉल कर रहा है। तो नेट तो एयरटेल दे रहा है, लेकिन बाकी सारी सर्विसेज हम किससे ले रहे हैं, व्हाट्सएप और इनसे। तो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर मामले को उठाया जा रहा है और बोला जा रहा है कि जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, एयरटेल, वोडाफोन, जियो, ये जितने भी कंपनीज़ हैं, ये कहीं ना कहीं इनको पैसा लेना चाहिए व्हाट्सएप से। तो व्हाट्सएप कहीं ना कहीं यहाँ पर इनको एक पेमेंट करे, क्योंकि यहाँ पर ये व्हाट्सएप चल पा रहा है मोबाइल फ़ोन में, किस वजह से, केवल एयरटेल की वजह से, या जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इनकी वजह से, क्योंकि ये नेट दे रहे हैं। अगर फ़ोन में नेट ही नहीं आएगा तो फिर यहाँ पे व्हाट्सएप चलेगा कैसे बिना नेट के। तो इनका कहना यह है कि हम नेट दे रहे हैं और लोग सर्विस यहाँ पे उनकी ले रहे हैं। इसके चक्कर में हमारा SMS वॉइस कॉल वाला रेवेन्यू खत्म हो चुका है, उसके सोर्सेज डाउन हो चुके हैं। तो कहीं ना कहीं व्हाट्सएप जैसी इन प्लेटफॉर्म्स को हमें एक कंपनसेशन देना चाहिए, कुछ पैसा देना चाहिए। तो इस वजह से ही बोला जाता है कि आने वाले समय पर हो सकता है व्हाट्सएप भी सब्सक्रिप्शन स्टार्ट कर दे, क्योंकि अगर ये कंपनियां व्हाट्सएप से पैसा मांगेंगी तो ऑब्वियसली बात है व्हाट्सएप अपनी जेब से तो पैसा देगा नहीं, वो सीधा आपसे लेगा, कहेगा भाई सब्सक्रिप्शन लो और सीधा यहाँ पर व्हाट्सएप यूज़ करो, ठीक है। तो ये मैटर भी यहाँ पर चल रहा है। तो इसकी वजह से इनका जो रेवेन्यू सोर्स है वो कम हो गया है। तो ये भी एक सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पर बोला जाता है। उसके अलावा जब भी हम लोग यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में कोई इस इंडस्ट्री के अंदर टावर वगैरह लगा रहे हैं तो इससे बहुत सारा वेस्ट भी जनरेट होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। और ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इंडिया में आज के समय पर लगातार बढ़ता जा रहा है। टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में एक और सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि रूरल कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम है। गाँव के अंदर जो कनेक्टिविटी है वो आपको उसमें एक बहुत बड़ी कमी देखने को मिलेगी। इंडिया में एक प्रॉपर जो टेली डेंसिटी है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, शहरों के अंदर है ठीक है थोड़ा बहुत, लेकिन गांव वाले एरियाज़ में अभी भी यहाँ पर जो कनेक्शन है काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि वहाँ पर बिल्कुल बेसिक से काम करना पड़ता है। कितने लोग सर्विस लेंगे नहीं लेंगे ये भी नहीं पता है, और स्टार्टिंग की जो कॉस्ट है फिर वो काफ़ी ज़्यादा भी लग जाती है। कब वो पैसा कब तक रिकवर हो पाएगा कोई आइडिया भी नहीं है।
ठीक है। तो इस प्रकार की यहाँ पर जो चीज़ें हैं, ये कह सकते हो चैलेंजेस हैं, कहीं ना कहीं चुनौतियाँ हैं जो कि हमारे टेलीकॉम सेक्टर सफ़र कर रहे हैं। तो इसी के बेसिस पर आज का मेंस का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल चर्चा भी काफ़ी ज़्यादा होगी टेलीकॉम सेक्टर की, तो इस वजह से आपके लिए मैं पहले ही मेंस का क्वेश्चन तैयार करके रख रहा हूँ। आज आपने ये क्वेश्चन का आंसर देना है। क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन अबाउट द इंडियाज़ ब्लूमिंग टेलीकॉम सेक्टर। भारत का जो ये फलता फूलता दूरसंचार क्षेत्र है, इसके बारे में बताएं। दूसरा, ऑल्सो डिस्कस मेजर चैलेंजेस रिलेटेड टू द टेलीकॉम सेक्टर इन इंडिया। दूसरा यहाँ पे आपको बताना है कि जो ये पूरा टेलीकॉम सेक्टर है, इस क्षेत्र में कितनी सारी चुनौतियाँ देखने को मिल रही हैं, उस पर भी चर्चा करनी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका पूरा क्वेश्चन होगा जिसका आंसर 250 शब्दों में लिखना है। हिंदी में भी रीड कर देता हूँ। भारत के फलते फूलते दूरसंचार क्षेत्र के बारे में बताएं। भारत में दूरसंचार क्षेत्र से संबंधित प्रमुख चुनौतियों पर भी चर्चा करें। 250 शब्दों में आंसर लिखना। आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है? टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। फुल फॉर्म लिखोगे, मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पर 59,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, और आप भी जाकर वहाँ पे जुड़कर अपने आंसर्स को सबमिट कर सकते हो। अपने आंसर्स को जब आप सबमिट करोगे तो एक छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे, आपको भी सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। समझ गए? और एक चीज़ और देखो यार, मेंस वाले ग्रुप में कुछ उल्टा सीधा मत भेजा करो। कल मैं देख रहा था काफ़ी गाली गलौज चल रही थी, मेरा दिमाग खराब हो गया था देखकर, मैंने वो ग्रुप बंद कर दिया है। अगर ऐसे ही रहा, मैंने एक आध बार और देखा, देखो मैं अगर वो ग्रुप डिलीट भी कर दूंगा तो भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसको फिर ख़त्म ही कर दूंगा। क्योंकि यार वो ग्रुप बनाया गया है केवल आप अपना आंसर सेंड कर सको, एक दूसरा व्यक्ति यहाँ पर उसको चेक करके थोड़ा रिव्यू दे सके कि हाँ भाई ये चीज़ें यहाँ हैं आपके आंसर में, सही है या फिर यहाँ पर इम्प्रूवमेंट चाहिए, बस इसलिए उस ग्रुप को बनाया गया है। कोई फालतू की चीज़ अब मैं देखता हूँ यार, उसमें लिंक लोग शेयर करते रहते हैं। मैं इस चक्कर में मैंने पिछले कुछ दिनों में ना उस ग्रुप में रिस्ट्रिक्शंस लगानी ज़्यादा चालू कर दी हैं। मैं मैसेज बार बार जब मैं देखता हूँ कि हाँ आगे मैं 4-5 घंटे मेरा ऐसे होने वाले हैं पूरे दिन में, उस समय मैं फ़ोन बिल्कुल नहीं देख पाऊँगा, तो मैं उस समय पर मैसेज का ऑप्शन बंद कर देता हूँ। इस वजह से कई सारे लोगों ने मेरे को बोला भी है कि सर आप आजकल मैसेज का ऑप्शन थोड़ा टेलीग्राम ग्रुप में ज़्यादा बंद कर दो। यही रीज़न है। मैं देखता हूँ आगे 4-5 घंटे बचते हैं कि भाई आगे के 4-5 घंटे मेरे ऐसे हैं जिसमें मैं मोबाइल फ़ोन नहीं देख सकता, तो उस 4-5 घंटे के लिए मैं क्या कर देता हूँ, वो यहाँ पर ऑफ़ कर देता हूँ मैसेज ऑप्शन। नहीं तो फिर उसी बीच में क्या होता है, इतने सारे लिंक आ जाते हैं अलग अलग वेबसाइट के, अपने खुद के ग्रुप के लोग यहाँ पे अपने लिंक बनाकर सेंड कर रहे हैं। यार देखो उसलिए नहीं बनाया है। आप कोई कोचिंग मटेरियल सेंड कर रहे हो, वो चीज़ें मत करो, क्योंकि उससे फिर कॉपीराइट इशू आ जाएंगे उस टेलीग्राम चैनल के ऊपर में, क्योंकि आप दूसरे का कंटेंट यहाँ पर उसमें डाल रहे हो। न्यूज़पेपर लोग डाल देते हैं, न्यूज़पेपर की वजह से ही हम लोग अपने 2 चैनल खो चुके हैं, एक 1.5 लाख सब्सक्राइबर वाला, एक 1,40,000 सब्सक्राइबर वाला। तो वापस वो वही गलती कर रहे हो, तो ऐसा ना किया करो। इस वजह से यहाँ पर थोड़े रिस्ट्रिक्शन लगाने स्टार्ट कर दिए मैंने। आई होप आप समझ रहे होंगे इस बात को। और यार जब मतलब ऐसी बातें देख लो तो मतलब समझ में नहीं आता, कहीं ना कहीं वो इंसान उस ग्रुप तक पहुंचा है तो उसका पढ़ाई से कोई ताल्लुक तो होगा, है ना कुछ तो यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहा होगा उस ग्रुप तक, अगर वो पहुंच चुका है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वो ग्रुप में पहुंचकर इस प्रकार की बातें कर रहा है। समझ में नहीं आता यहाँ पे किस लेवल का माइंडसेट है। तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान में रखना, और कहीं ना कहीं यहाँ पर मैं ऐसे ही करूँगा, रेस्ट्रिक्शन थोड़ी लेके चलेंगे, नहीं तो फिर यहाँ पर ज़्यादा छूट दो फिर ऐसा ही होता है। अब मैं सबको तो ज़्यादा समझा नहीं सकता, है ना, बाकी सारे लोग समझदार हैं, एक आध ऐसा आता है जो कि उस पूरे ग्रुप में यहाँ पे कह सकते हो कि जो प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पर क्रिएट करने लगता है, तो उस वजह से यहाँ पर करना ही पड़ेगा। एक पब्लिक ग्रुप है ना, वो इस वजह से। चलो फिलहाल आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर, चलते हैं एडिटोरियल डिस्कशन पर। दोस्तों यहाँ पर एडिटोरियल डिस्कशन में हमारे पास में एक लौता एडिटोरियल इंपॉर्टेंट आज का वो ये वाला है। शैली वालिया ने यहाँ पर इस आर्टिकल को लिखा है। ये बात करते हैं राइज टाइड ऑफ डिक्टेटरशिप। जो डिक्टेटरशिप है वो लगातार बढ़ती जा रही है, उसके बारे में उन्होंने समझाया है। कई सारे देश हैं जहाँ पर डिक्टेटरशिप का रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, और काफ़ी सारे लोग ये हैं कि डिक्टेटरशिप को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से कह सकते हो कि आने वाले समय में जो इतिहास है वो वापस से रिपीट होगा। जैसे इतिहास में कई सारे ऐसे बड़े बड़े डिक्टेटर आए जिन्होंने अपने देश के ऊपर पूरी तानाशाही दिखाई, क्योंकि डिक्टेटरशिप को हम तानाशाही बोलते हैं, समझ गए। जहाँ पर एक देश में डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाती है, वो कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ जाता है। एक लीडर, एक पार्टी पूरे देश को रूल कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल चाइना, रशिया, इनका एग्जाम्पल भी यहाँ पे राइटर ने दिया है। तो राइटर क्या बोलते हैं, एक एक करके सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। राइटर बोलते हैं कि देखो सबसे बड़ी जो ट्रेजेडी हमारे समय की है वो ये है डेमोक्रेसी का डिक्लाइन होना। आज का समय तो ऐसा है कि हर एक देश डेमोक्रेसी की डिमांड करता है, ठीक है। अब डेमोक्रेसी क्या होती है? डेमोक्रेसी बेसिकली यहाँ पर एक ऐसा तंत्र जहाँ पर जो लोग हैं उनके पास में वोटिंग करने की पावर है,
लोगों को जो सरकार पसंद है, दिख रहा है कि हाँ वो लोगों के फेवर में काम कर रही है, लोग अपने हिसाब से वोटिंग देकर अपनी सरकार को बैठाते हैं। यही एक प्रॉपर डेमोक्रेसी होती है, जहाँ पे लोगों के पास में पावर है वोट करने की। सरकार के पास में पावर नहीं है, जनता के पास में पावर है। वो चाहे तो सरकार को गिरा सकती है नेक्स्ट टाइम पे, चाहे तो सरकार को वापस बना सकती है या लंबे समय तक रख सकती है, अगर जनता खुश है उस सरकार से। तो मेन पावर सिटीजन्स के हाथ में है। वही यहाँ पर डेमोक्रेसी कहलाती है। और एक होती है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप मतलब लोग चाहते हैं भाई ये सरकार हट जाए, लेकिन यहाँ पर अब वो एक तानाशाह बैठ चुका है। वो अपनी सरकार नहीं हटने देगा कभी, चाहे वो किसी भी हद तक यहाँ पर गिर जाए वो इंसान, लेकिन अपनी सरकार नहीं हटने देगा। सालों साल, 30 40 50 साल तक यहाँ पर लगातार वो रूल करेगा। अपने खिलाफ कुछ नहीं बोलने देगा, सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोलने देगा, सरकार की पॉलिसी के खिलाफ कुछ नहीं बोलने देगा। जो सरकार ने बोल दिया वो करना है सभी लोगों को। वही यहाँ पर तानाशाही होती है, वही यहाँ पर डिक्टेटरशिप होती है। इसको डिक्टेटरशिप कह लो या फिर ऑटोक्रेसी कह लो, एक ही मतलब है। तो कहीं ना कहीं लोग वही चीज़ फॉलो कर रहे हैं आज के समय में। दुनिया भर में कई सारे देश ऐसे हैं जहाँ की डेमोक्रेसी हो रही है डिक्लाइन, डेमोक्रेसी हो रही है ख़त्म, और ऑटोक्रेसी को लोग एक्सेप्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, इस तानाशाही को एक्सेप्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा यहाँ पर राइटर मेंशन करते हैं। इन्होंने यहाँ पर बोला कि जो ये डेमोक्रेसी है, ये आज के समय में ये जो आइडिया है जैसे जैसे यहाँ पर नीचे जा रहा है, हमें याद दिला रहा है इतिहास की। इतिहास में ऐसा ही हुआ करता था। इतिहास में हमने बड़े बड़े फैसिज्म देखे हैं। अब ये फैसिज्म क्या होता है? अगेन वही फैसिज्म बेसिकली यहाँ पर एक प्रकार का, इस प्रकार की सोसाइटी को बना देना जिसमें जो सरकार है वो बेसिकली डिक्टेटर है। सरकार पूरे सोसाइटी को कंट्रोल कर रही है, लोगों की ज़िंदगी को कंट्रोल कर रही है, जहाँ पर लोगों को सरकार से डिसएग्री करने की कोई पावर नहीं है। सरकार से हमेशा ही सहमत रहना पड़ेगा, ऐसे यहाँ पर कह सकते हो। उसी को हम लोग फैसिज्म बोलते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें इतिहास में हमने देखी हैं। जो हमारा इंडस्ट्रियल एज था, पोस्ट इंडस्ट्रियल एज था, उस समय पर यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिली हैं। धीरे धीरे यहाँ पर डेमोक्रेसी लोगों ने एक्सेप्ट की है, बट फिर भी कई सारे देश अभी भी आज के समय पर ऐसे हैं जो कि डेमोक्रेसी से दूर जा चुके हैं। वहाँ पर अगेन ये ऑटोक्रेसी या फिर कहीं ना कहीं ये जो कहीं ना कहीं हम लोग बोल रहे हैं डिक्टेटरशिप, वो नज़र आ रही है। अब राइटर यहाँ पर बोलते हैं कि देखो, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है कि एक इंसान अपने इतिहास से कुछ चीज़ें सीखता नहीं है। बिल्कुल सीखता है। उसका इतिहास कैसा, उसका मतलब भूतकाल कैसा रहा है, उससे चीज़ें सीखता है, उसके साथ आगे बढ़ता है। लेकिन करंट समय ऐसा हो रहा है, देखो एक डार्क पीरियड था 1914 से लेकर 1914 से लेकर 1945 तक। एक बहुत बड़ा डार्क पीरियड देखने को मिला, वर्ल्ड वॉर हुए, और ये पूरा डार्क पीरियड जो क्रिएट हुआ ये खासकर वेस्टर्न कंट्रीज़ ने क्रिएट किया। और इस समय पर इतने सारे लेसन सीखने को मिले थे, बट आज क्या हो रहा है, आज वही लेसन्स लोग भूलते चले जा रहे हैं, है ना। धीरे धीरे उस डार्क लेसन के बाद में धीरे धीरे कह सकते हो लोगों में हार्मनी बनना स्टार्ट हुई थी, डेमोक्रेसी स्टार्ट हुई थी। लेकिन फिर यहाँ पे सिचुएशन बदल रही है ना। जब ये वॉर वगैरह हुई, उसके बाद जब शांति हुई दुनिया भर में, तो काफ़ी सारे देश आज़ाद हुए। उसके बाद में लोगों में पीस बनना स्टार्ट हुआ, डेमोक्रेसी बढ़नी स्टार्ट हो गई। जो सोवियत यूनियन था पूरा, है ना, USSR जिसको हम लोग बोलते हैं, रशिया के साथ कई और सारी कंट्रीज उसमें मिली हुई थी, तो वो सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गया था। 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया था, कई सारे देशों में बिखर गया था। तो वो तानाशाही जैसी चीज़ें वो ख़त्म हो गई थी, देश में शांति बन रही थी। लेकिन वही जो इतिहास है वो वापस से आज फिर से दोहरा रहा है, वो इतिहास वापस से रिपीट हो रहा है। और जो लोग हैं वो उन चीज़ों को भूल चुके हैं। लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर वो जो वॉर, जो वैसे वैसे युद्ध हुए हैं, डिक्टेटरशिप जो चल रही थी, वो चीज़ें भूल चुके हैं। फ्रांस में, रशिया में कहीं ना कहीं लोगों को रिवॉल्यूशन लाना पड़ा, पूरी तरह से क्रांति लानी पड़ी, क्योंकि उस समय पर जो वहाँ पे लीडर हुआ करता था उसी के हाथ में सारी पावर थी। आप फिर उसके बाद में राइटर ने नेपोलियन का केस बताया। आप नेपोलियन का केस देखो, स्टालिन का केस देखो, इन दोनों के केसेस को आप देखते हो ना, तो ये कहीं ना कहीं फेल्ड एम्पायर के कैटेगरी में देखने को मिले हैं, लेकिन ब्रूटल डिक्टेटरशिप नज़र आई थी। ठीक है, इन्होंने भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो तानाशाही है वो दिखाई है, एकदम निर्दयी तरीके से तानाशाही करके दिखाई है। और उसी प्रकार से जो करप्शन है, क्राइम रेट है, और सरकार जो भी काम करे वो ठीक है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बढ़ती चली गई। और वही चीज़ें आज, वो जो इतिहास है वो आज फिर से रिपीट हो रहा है कई सारे देशों में, और वो रिपीट हो रहा है, हम ऐसा क्लियरली देख रहे हैं। राइटर बोलते हैं वही डिक्टेटरशिप वापस से देखने को मिल रही है। क्यूबा में आप देख लो, क्यूबा के अलावा यहाँ पर लोगों को पहले रिलीफ मिला, छुटकारा मिला, लेकिन आज फिर से क्यूबा के अंदर में आप देख पाओगे जो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म है वो प्रोहिबिटेड है। आप खुलकर यहाँ पर जो मीडिया है वो खुलकर काम कर ही नहीं सकता है, बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। सारी पावर्स यहाँ पर एक लीडर के हाथ में है। तो वो चीज़ें क्यूबा के साथ साथ और भी कई सारी कंट्रीज़ जो है वो यहाँ पर फेस कर रही हैं। ये तो एग्जाम्पल राइटर ने क्यूबा का दिया है, उसके अलावा कई सारे और देश हैं जहाँ पर बहुत अत्याचार हो रहा है।
फॉर एग्जाम्पल ये बोलते हैं कि हिटलर था, ठीक है, अब हिटलर हो गया, स्टालिन हो गया, इसको रिप्लेस कर दिया रशिया के पुतिन ने। इतिहास में हिटलर था, स्टालिन था, और आज कौन है? आज वही काम पुतिन कर रहा है, व्लादिमीर पुतिन कर रहे हैं। पूरी तरह से सरकार को अपने कंट्रोल में रख रखा है। व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता, चाइना के शी जिनपिंग के खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता। सरकार ने जो बोल दिया वो लोगों को मानना है। सरकार ने मीडिया को दबा रखा है, मीडिया की कोई बात बाहर नहीं निकल सकती, सरकारी बात कोई बाहर नहीं निकल सकती। तो ये हालत यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो वही बोला जा रहा है कि जैसा हिटलर स्टालिन ने किया, उनको रशिया के पुतिन ने रिप्लेस कर दिया। पेरू का आज के समय पर लीडर है फ्यूजिमोर, वो भी यही हरकत कर रहा है। वेनेजुएला का चावेज, उसके बाद में हंगरी का ओरबन, टर्की के अर्दोगान। अभी टर्की के इलेक्शन चल रहे हैं, पिछले 20 साल से वो इंसान शासन कर रहा है टर्की के ऊपर में, वही रिस्ट्रिक्शंस के साथ में। लोगों के पास में कोई इंडिपेंडेंस ही नहीं है, ठीक है। तो वही बोला गया, इतिहास दोहरा रहा है, वापस से दोहराता हुआ नज़र आ रहा है। जो हमारी मीडिया है इन सब देशों के अंदर में, उन मीडिया के ऊपर में कह सकते हो इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं कि वो मीडिया खुलकर कुछ नहीं बोल सकते। वो मीडिया कहीं ना कहीं इन सरकार के अधीन है, ऐसा यहाँ पर राइटर बोलते हैं, ठीक है। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ना, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, लाइन टू लाइन मैं आपको यहाँ पर सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। फिर हम लोग इस पॉइंट पर आ चुके हैं, मीडिया वाले, ठीक है। मीडिया को खुली छूट नहीं है। और उसके अलावा कुछ देश तो आज के समय पर ऐसे हैं, जैसे नॉर्थ कोरिया का लीडर किम जोंग उन, सीरिया हो गया, सीरिया का लीडर बशर अल असद, सऊदी अरेबिया के लीडर मोहम्मद बिन सलमान। नॉर्थ कोरिया, सीरिया, सऊदी अरेबिया, ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर मतलब ये लोग पावर में रहने के लिए, ये इंसान अपने देश में पावर रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। किसी को फिजिकल पनिशमेंट हुआ, किसी को टांगना हुआ, कुछ भी कर सकते हैं पावर में रहने के लिए, और ये लंबे समय से पावर में बने हुए हैं, कई सालों से। नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उनके बारे में सुना ही होगा आपने। और सबसे बड़ा एग्जांपल व्लादिमीर पुतिन, कई सालों से यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन बने हुए हैं। इंडिया में कितनी सरकारें बदल गई, लेकिन व्लादिमीर पुतिन के इतने सारे प्राइम मिनिस्टर बदल गए, लेकिन वही सेम लीडर आपको ये देखने को मिल जाएंगे। और बोला क्या जाता है कि रशिया एक डेमोक्रेसी है। वो दिखाते हैं अपने आप को कि हाँ मैं एक डेमोक्रेटिक लीडर हूँ, लेकिन क्या असल में डेमोक्रेसी है? असल में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। ऐसे तो चाइना भी अपने आप को डेमोक्रेसी दिखाता है, लेकिन असल में कुछ नहीं। कोई खिलाफ बोल दे, चाइना के इतने अमीर आदमी हैं, कोई भी यहाँ पर चाइना की सरकार के खिलाफ बोल दे, तुरंत गायब हो जाता है वो इंसान। फिर कई सालों बाद यहाँ पर वो दिखाई पड़ता है। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि कितने सारे लोग गायब हुए हैं, कितने आए हैं, दूसरे चैनल पर बनाया था मैंने वो वीडियो। अब उसके बाद में रशिया की एक और बात की गई कि रशिया बताता तो अपने आप को डेमोक्रेसी है, लेकिन ये ध्यान रखो, एक समय था अभी कुछ साल पहले रशिया में व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ एक लीडर बहुत पॉपुलर हो गया, लोग सपोर्ट करने लगे, रशिया की जनता सपोर्ट करने लगी। एलेक्सी नावल्नी की बात कर रहा हूँ। एलेक्सी नावल्नी वो इंसान उभर कर आया जिसको रशिया के लोग सपोर्ट कर रहे थे। व्लादिमीर पुतिन को डर लगने लगा था कि व्लादिमीर पुतिन की सत्ता जा सकती है, एलेक्सी नावल्नी खड़ा हो जाएगा। डलवा दिया जेल में एलेक्सी नावल्नी को। आज एलेक्सी नावल्नी जेल में सड़ रहा है, और मरवा भी दिया जाए तो कोई बात नहीं है, कई बार मारने की कोशिश भी की गई है। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो एक ओपोजिशन खड़ा था, खत्म हो गया ओपोजिशन, कोई है ही नहीं ओपोजिशन में। व्लादिमीर पुतिन अलग से लीड कर रहे हैं पूरे रशिया को। तो यही बेसिकली यहाँ पर पूरा का पूरा जो डिक्टेटरशिप है वो ऐसे ही काम करता है, ऐसा यहाँ पर राइटर बोलते हैं। बस इतिहास रिपीट हो रहा है, लोगों को यहाँ पर जागना पड़ेगा, लोगों को यहाँ पर कुछ करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि जब हालात बहुत ही ज़्यादा बदतर हो जाएं, बेकार हो जाएं, लोगों पे अत्याचार होने लगे, तब जाके लोग पहले की तरह क्रांति लाने की कोशिश करें, रिवोल्यूशन लाने की कोशिश करें, तब जाकर अगर करोगे तो काफ़ी देर हो जाएगी। दुनिया भर को समझना होगा, कंट्रीज़ को साथ मिलकर काम करना होगा, इस प्रकार की चीज़ को यहाँ पर क्रिटिसाइज़ भी करना होगा, ठीक है। तो ये था यहाँ पर राइज टाइड ऑफ डिक्टेटरशिप, जो कि यहाँ पर राइटर ने मेंशन की है। बाकी दोस्तों यहाँ पर जो नेक्स्ट एडिटोरियल है ये स्प्यूरियस लेकर किल्स को लेकर है। कल ही मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था, तमिलनाडु में कई सारे लोगों की जान जा चुकी है। जो अवैध तरीके से बनाई हुई शराब है उसका कंजम्पशन किया था, इस वजह से कई सारे लोगों की जान गई है, जिसको हम लोग हूज के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हूज ट्रेजेडी जो है रिसेंटली देखने को मिली है। बाकी बस इतना ही हमारे आज के सेशन में, काफ़ी कुछ था आज डिस्कस करने के लिए, जो कि हमने काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया है। नाउ आते हैं हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन था 2008 का कि इंडियन डिफेंस के कॉन्टेक्स्ट में ध्रुव जो है वो क्या है, इसका सही उत्तर दो। तो ध्रुव बेसिकली एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को यहाँ पर तैयार किया है, इसको बनाया है, यह ध्यान रखना है। तो ध्रुव क्या है, ऐसा सवाल बन गया था। ना दोस्तों इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त, और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।